तो गाइस स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। अभी तक आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे एमसी ने कई सारे वर्ल्ड्स को क्लियर कर कर वापस से अपने मेन वर्ल्ड में आ जाता है और उस वक्त उसे कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के साथ साथ वो इस बात को लेकर चिंता में था कि आखिरकार वो फ्यूचर में इसे क्लियर कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो प्रिंसेस उसे सलाह देती है कि अगर तुम अपने मेन वर्ल्ड का सहारा लेते हो, उसकी मदद लेते हो, तो शायद तुम इसे क्लियर कर पाओगे, वो भी बिना किसी परेशानी के। तो ये आइडिया सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं आगे की। तभी वह अपने मेन वर्ल्ड में एक जगह पर पहुंच जाता है और अपनी खुद की एक दुकान खोलकर उसे मल्टीवर्स ऑफिस नाम रख देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और स्माइल मारते उससे पूछता है कि आखिरकार ये कैसा रहा। इसकी इस तरीके की हरकतें देखने के बाद एलिस और प्रिंसेस काफी सरप्राइज होती हैं और खुश भी होती हैं और उससे पूछने लगती है आखिरकार ये क्या चीज है। तो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ये चीज तो वो नहीं था, मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं था कि तुम आखिरकार मेन वर्ल्ड के रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो। क्या तुम यही समझे था मेरे आइडिया से? ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स सी बात है, अगर हमारे पास खुद का बिजनेस होगा और हम उसके अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे करने से पहले सबसे पहले हमें खुद एम्प्लॉयज ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। ये साथ सुनकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो एमसी उनके डाउट्स को क्लियर करते हुए उससे क्या लगता है कि तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो हमारा जो मेन वर्ल्ड है, हम उस वक्त इसके अंदर रहते हैं। ये बात सुनकर वो कहते हैं जी हाँ हमें पता है, तो क्या हुआ इसके बारे में, तुम बकवास करना बंद करो। तो एमसी उसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते उससे क्या लगता है कि तुम इस वक्त मेन वर्ल्ड में मौजूद हो, इसलिए तुम रिडिकुलसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी पावरफुल हो। पर तुम इस बारे में क्या सोचती हो कि अगर जो मेन वर्ल्ड के लोग हैं वो तुम्हारे जैसे वर्ल्ड में जाने की कोशिश करें तो वो इतनी आसानी से जा पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि तुमने मेन वर्ल्ड की नोवेल्स पढ़ी होंगी, उसके अनुसार वो स्मॉल वर्ल्ड के जो लोग होते हैं वो मेन वर्ल्ड में असेंड करते हैं इमोर्टल बनने के लिए, और तुम्हारे वर्ल्ड के स्मॉल वर्ल्ड के लोग उन लोगों को इमोर्टल कल्टिवेटर्स के नाम से जानते हैं। और सिस्टम के अनुसार तुम्हें अगर एक्सप्लेनेशन दूं तो इसके अनुसार जो मेन वर्ल्ड के लोग हैं उनके पास डिटेल या फिर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है जो कि अपर रियलमी में होते हैं तुम्हारे अनुसार, लेकिन अगर वो लोअर रियलमी में गए तो वो इंफॉर्मेशन को झेल नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर वो प्रिंसेस उससे कहती है और उससे कहने लगते कि इसीलिए हर बार जब भी तुम स्मॉलर वर्ल्ड में जाते हो तो तुम्हें अपनी सिर्फ और सिर्फ आत्मा यानी कि सोल को अवतार के फॉर्म में डिसेंड करना पड़ता है, तुम अपने रियल बॉडी को वहां पर नहीं ले जा सकते। मैंने बिल्कुल सही कहा। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो बढ़िया चल चुका है। और बात करें तुम्हारे बारे में कि तुम लोग लोअर वर्ल्ड में किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हो, वो इसलिए क्योंकि तुम जो स्मॉलर वर्ल्ड में जा रहे हो उधर मैंने तुम्हें रजिस्टर कर रखा है अपने अपने इस सिस्टम पे, और तुम तो ऑलरेडी लोअर रियलमी के बंदे हो, इसलिए तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी के इस्तेमाल कर लोअर रियलमी में जा सकते हो। ये बात सुनकर एलिस पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो एमसी उसे बताता है कि एक बात याद रखना कि जब लास्ट टाइम पे मैं तुम्हें मेन वर्ल्ड से लोअर रियलमी में ले जा चुका था तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे भी इस तरीके से काम कर सकते हैं और स्किल सीख सकते हैं। और प्रिंसेस इस बात को समझ जाती है और उससे क्या लगता है कि अच्छा, अगर हमें वाकई में पावरफुल बनकर लोअर रियलमी में जाना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। ये बात सुनकर एलिस काफी खुश होती है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम चाहती हो कि हम यहाँ के एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करें अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन वो इस बात से एग्री होंगे? तो एमसी काफी डेविल वाली स्माइल मारते हुए क्या लगता है कि अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो वो कुछ भी करेंगे यहाँ पे। ये बात सुनकर एलिस काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम उन्हें पैसे देना चाहती हो उन एक्सपर्ट्स को? तुम्हें लगता है कि वो एक्सपर्ट्स तुम्हारे छोटे बड़े चिल्लर को लेकर तुम्हारे काम करने के लिए आएंगे? और तुम्हारी जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा डरावनी है, तुम तो किसी विलन की तरह दिखने में लगे हुए हो। लेकिन हमारा एमसी मानता नहीं और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है चलो हम इन प्लेयर्स को आज सभी में बांट देंगे और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रिक्रूट करना चालू करेंगे। इस बात को सुनकर प्रिंसेस भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है क्योंकि वहां का जो एड होता है उस पर एड का फोटो लगा होता है किसका? हमारी एलिस का, जहां पर लिखा होता है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना है और बाकी छोटे मोटे डिटेल्स। ये बात सुनकर एलिस उससे पूछने लगती है और उससे कहने लगती है चैन क्यों, तुम मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, लेकिन क्या तुमने जो अभी जो कहा है और जो तुम काम करने में लगे हो वो कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है? ये बात सुनकर उसका मुंह बंद कराते हुए एमसी कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम इस तरीके से बात मत करना। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्टिफाइड है, वो भी हेवनली डाउ के द्वारा। तो मैं क्या लगता है कि हम लोग स्कैम करेंगे? अब जल्दी से काम पर लग जाओ फटाफट से। और फिर एलिस उन प्लेयर्स को बांटना चालू कर देती है और सभी को बता रही होती है कि हम लोग अपने कंपनी में लोगों को हायर कर रहे हैं और इन रिक्रूटमेंट्स को तुम जरूर पढ़ना अगर तुम जॉब लेना चाहते हो तो। ये बात सुनकर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि वाओ, जॉब लेना काफी तो मुश्किल होता जा रहा आज के समय में, लेकिन मुझे ये जॉब देखते हैं क्या है इसमें। लेकिन जब वे बंदा नाम पड़ता है कि इसका नाम मल्टीवर्स ऑफिस है और ट्रांसमिग्रेशन, तो वे सभी के सभी लोग इस जॉब को स्कैम मानने लगते हैं और कोई भी उनके पास नहीं आता। और ऐसा करते करते जब उन्हें पूरा का पूरा दिन निकल जाता है तो वो काफी तो उदास हो जाते हैं और एलिस रोते हुए उससे कहने लगती है कि वे सभी के सभी लोग, उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो हमारे इन प्लेयर्स पर, इन पर्चों पर विश्वास नहीं करने में लगे हो और कोई भी हमारे पास नहीं आया जॉब के लिए। ये बात सुनकर हमारा एमसी भी उदास होता है और उससे क्या लगता है कि तुम इस बात को और ज्यादा मेंशन मत करो क्योंकि जो लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे कि हम लोग ने कोई नया तरीके का या नए टाइप का स्कैम करना चालू कर दिया है क्या। उन्हें लगता है कि हम लोग उन लोगों को लूटना चाहते हैं और इसलिए कई सारे लोगों ने कंप्लेंट कर दिया हमारे खिलाफ। अब जब प्रिंसेस इस बात को सुनती है तो वो कुछ सोचने लगती है
और उनमें से एक प्लेयर्स को लेकर वहां से चली जाती है। तो उन्हें देखकर एमसी कंफ्यूज होता है, उससे पूछते चिल्लाते हुए कि आखिरकार तुम अब कहां पर जाने वाली हो क्वाइन क्वाइन। तो वो कहती है कि कुछ लोगों को रिक्रूट करने के लिए। और तभी हमें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड्समैन के पास पहुंच जाती है और उसे बुलाती है। तो सीनियर उसे पीछे मुड़कर देखता है तो काफी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि ओह हो, ये तो वही यंग लेडी नहीं है क्या जैसे मैंने पहले देखा था कुछ दिन पहले। खैर भूल जाओ इस बारे में, तो मैं फोर्स नहीं करने वाला डिसिपल बनने के लिए अपना। तभी प्रिंसेस उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी डिसिपल बनने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनने के बाद वो बड़ू कतई शौक हो जाता है और काफी खुशी के मारे बौखला जाता है। तो प्रिंसेस उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके शर्त रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी डिसिपल बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें हमारे वर्क प्लेस पर काम करना पड़ेगा। ये बात सुनकर बड़ू भी काफी गुस्सा करता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरीके से बकवास करने की। तुम्हें पता है कि तुम किसे कंडीशन देने में लगी हुई हो, तुम्हें पता भी है कि कितने लोग मुझ पर पैर पकड़कर भीख मांगने में लगे हुए हैं कि मैं उन्हें अपना डिसिपल बना लूं। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल एनर्जी कम नहीं होती तो शायद अभी तक लाइन लगी होती और उन्हें अपनी टी सेरेमनी को भी परफॉर्म करना पड़ता, और कई बार तो अपने घुटनों के बाद टिकना ही पड़ता, सर भी झुकाना पड़ता। और जब वो इतनी ज्यादा डींगे हाँकने पड़ता है, मतलब सच कह रहा है इस बारे में तो। लेकिन हमारी प्रिंसेस ज्यादा झेल नहीं पाती बकवास को और वो जाने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुम मान नहीं रहे हो तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। लेकिन अब बूढ़ों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और क्योंकि वो उसे डिसिपल बनाना चाहता है तो वो तुरंत उसे वहीं पर रोक लेता है। तो प्रिंसेस खुश होते हुए पीछे मुड़ती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार अब क्या चाहिए तुम्हें सीनियर मुझसे। तो सीनियर उससे कहने लगता है कि मैं इतना स्टेबल तो नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और प्रिंसेस इस बात को लेकर खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वो सीनियर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, अभी तक मेरी कंडीशन पूरी नहीं हुई है। ये बात सुनकर प्रिंसेस कंफ्यूज होती है, उससे पूछते कि आप किस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो। और तभी वो बताता है और उससे कहने लगता है कि भले ही तुम यहाँ पर मुझसे स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहती हो, लेकिन एंशिएंट ट्रेडिशन के हिसाब से मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा, लेकिन तुम्हें देवी देखना चाहूंगा कि तुम इसके लिए क्वालिफाई हो या फिर नहीं हो। और इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुझसे थोड़ी बहुत फाइट करनी है और मैं तुम्हारी शॉप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और तभी वे दोनों के दोनों एक स्वॉर्ड पूल की तरफ पहुंच जाते हैं और उससे कहने लगता है वो बड़ा हुआ और उससे बताता है वो सीनियर कि इस जगह को हम लोग स्वॉर्ड पवेलियन के नाम से जानते हैं। और उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यू महसूस होती है हमारी प्रिंसेस को, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज और शॉक होती है। लेकिन हमारा सीनियर इसको दिखाने के बाद काफी तो कॉन्फिडेंट महसूस करता है और उससे क्या लगता है कि ये तो नेचुरल सी बात है कि जिस समय पर स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर कम नहीं हुआ करती थी और बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी, तब हमारा जो मेरा जो स्वॉर्ड सेक्ट है वो एक फॉरबिडन ग्राउंड था, यहाँ पर कोई एंट्री भी नहीं ले सकता था। और यहाँ पर एंट्री के लिए कम से कम उन्हें स्वॉर्ड गॉड लेवल तक होना चाहिए था, तभी वो सपना देख सकता है हमारे इस स्वॉर्ड पवेलियन में एंटर करने के लिए। और बात करें तुम्हारे बारे में तो तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन मिल चुकी है। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और मनी मन में कहने लगता है कि सबसे पहले तो मैं इसको लॉलीपॉप दूंगा बढ़िया सी और उसे फोर्स करूंगा ताकि वो मेरी डिसिपल बन जाए और हमेशा अपने इसे कंट्रोल में रखूंगा। तभी वहां पर एक डिलीवरी मैन आ जाता है और उसका जो मोमेंटम होता है वो पूरी तरीके से खराब कर देता है। लेकिन वो उसको देखकर काफी खुश होता है। सीनियर उससे कहने लगता है कि तुम्हें उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए और दरवाजे को प्लीज बंद कर देना। और वो डिलीवरी मैन इस बात को लेकर मान जाता है। तभी प्रिंसेस उसको घूर कर देखते हैं, उससे कहने लगते हैं कि ओह, तो अभी तो आप मुझसे क्या कहने में लगी है तो कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हुई कि मुझे यहाँ पर आने के लिए बिना कोई दिक्कत में यहाँ पर आने में कामयाब रही और लोग तुमसे भीख मांगते थे यहाँ पर आने के लिए। ये बात सुनकर वो चिल्लाते बड़ो, उससे क्या लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ करता था पास्ट में, लेकिन इस वक्त तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके कम होने के कारण लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं। खैर ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले तो मुझे चीजें क्लियर करने दो तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुमने बचपन से लेकर आज तक किस तरीके की ट्रेनिंग की है जिसके कारण तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन रैंडम 7 ईयर ओल्ड से अगर मैं किसी को उठा लूंगा और वो तुमसे अगर फाइट करेगा तो वो तुमसे भी जीत जाएगा और तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हारे जो दोस्त है उसका पीछा करते तुम्हें भागते हुए देखा था, तो तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप थी उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप का जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा बेहतर था लोगों के मुकाबले में। तुमने काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, भले ही तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा कमजोर है इस वक्त और तुम्हारी टेक्निक्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन तुमने जो छोटी मोटी जो टेक्निक्स है, बेसिक टेक्निक्स है, उन्हें काफी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है और इस बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा। भले ही यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा कमजोर है और तुम भी इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक प्रैक्टिकल फाइटर जरूर रही होगी। और इस समय पर जब स्पिरिचुअल एनर्जी इस तरीके से डिक्लाइन होने में लगी हुई है, आजकल कोई भी ऐसा यंग पर्सन नहीं है जो कि इस तरीके से अपनी बॉडी और अपनी बेसिस को कल्टिवेट करना चाहता है। और तुम्हारा जो मूवमेंटम है उसको देख कर लगता है कि तुमने लाइफ और डेथ की सिचुएशन को काफी ज्यादा हैंडल किया होगा और तुम हमारे इस वर्ल्ड के लोगों के मुकाबले पूरी तरीके से डिफरेंट हो। ऐसा लगता है कि जो कंप्लीटली नेचुरल है तुम्हारे लिए सब। इतनी तारीफ सुनने के बाद हमारी प्रिंसेस उसका धन्यवाद देती है और उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसको सुनकर वो चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और उससे
उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है मेरी तारीफ़ करने के लिए। मैं अभी तक ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मैंने अभी तक पूरी बात ही फिनिश नहीं की है। दूसरी तरफ मन ही मन में खुश होते हुए कहने में लगा हुआ था कि ये यंग पर्सन है वो वाक़ई में मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने में लगा हुआ हूँ। ये मेरी डिसिपल बनने के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने मन को शांत करके रखना होगा और अपनी सच्चाई को बाहर नहीं लाना होगा। और तभी प्रिंसेस को लेक्चर देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर तुम्हें देखकर लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक तुम्हें दिखाऊँगा। अगर तुम उसको झेलने में कामयाब रही तो मैं अपने डिसिपल के तौर पर उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। और मन ही मन में दूसरी तरफ चिल्लाते हुए कहने में लगा होता है कि घंटा मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम उसे झेल पाओ या नहीं झेल पाओ, मैं फिर भी तुम्हें डिसिपल बनाकर रहूँगा अपना। और हमारी प्रिंसेस उससे फाइट करने के लिए तुरंत रेडी हो जाती है और तभी हमारे सीनियर उसे अपने मंत्र-वंत्र पढ़कर उसे बताने लगता है कि स्वॉर्ड के बारे में बताता है किस तरीके से फाइट करने वाला है और स्वॉर्ड के एसेंस के बारे में बताता है और सावधान रहने के लिए कहने लगता है कि मैं तुम पर अब अटैक करने वाला हूँ। तभी वो अपनी 2 उंगलियों से उसके सर पर हाथ रखता है, जिसको देखकर प्रिंसेस पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक हो जाती है और वो उसका हाथ उसे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और कहने लगता है कि कोइन अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मेरी स्वॉर्ड को पियर्स यानी कि तबाह कर सकती हो, डिस्ट्रॉय कर सकती हो। और वो कई सारे सिमुलेशन को दोहराने लगती है अपने माइंड में, लेकिन वो एक से भी इसे कवर करने में नाकामयाब रहती है और अचानक से वो काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगते हैं कि इस अटैक को मैं ब्लॉक करने में नाकामयाब रहूंगी। दूसरी तरफ हमारी जो एलिस है वो हवा में उड़ती हुई उससे कहने में लगी होती है एमसी की, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी में कहाँ भागते हो जाने में लगी हुई हो। और वो हमारा एमसी उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि तुमने अभी तक समझा नहीं है इस बात को, हमारी जो प्रिंसेस है वो जरूर उस एल्डर के पास जाने में लगी हुई होगी, उन्हें मनाने के लिए वो हमारे लिए काम करें। लेकिन एलिस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर तुम्हें इस बारे में चिंता क्यों हो रही है। और वो दोनों के दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एमसी उसे एक्सप्लेन करते हुए उसे बताता है कि ऑफ कोर्स ये बात है सभी के सभी लोग अच्छे लोग हैं और लेकिन ये बात प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि वे तुम दोनों के दोनों दूसरे वर्ल्ड से आए हो और ये बात वो दोनों के दोनों सभी के लोग आई मीन जो सीनियर्स है वो जानते नहीं है इस बात को। भले ही उनके अच्छे इंटेंशन है तुम्हें सिखाने के लिए, लेकिन उनके जो टेस्ट की स्ट्रेंथ होने वाली है तुम्हारे स्मॉल वर्ल्ड के लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा होने वाली है हमारे मेन वर्ल्ड में। और उन लोगों को ये बात पता नहीं है कि स्मॉल वर्ल्ड के जो लोग हैं वो कितने ज्यादा कमजोर हैं। अगर थोड़ी बहुत भी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल कर लिया तो वो पूरी तरीके से मर जाएंगे, जिससे कि हमारे लिए एक डिजास्टर पैदा हो सकता है और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। और तभी अपने मुक्का मारकर उस दरवाजे को तोड़ देता है और चिल्लाते हुए घुसता है, कोइन कोइन क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ जो कोइन कोइन होती है वो अभी उसे कॉम्प्लेन करने में लगी हुई होती है और कहने लगता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो उसको पियर्स नहीं कर पाएगी। और सारी की सारी पुरानी मेमोरीज इसके दिमाग में दोहराना चालू हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर करके मैं वाकई में उस बंदे को मारने में कामयाब रहूंगी, क्या मैं इस स्वॉर्ड से बचकर निकलने में कामयाब रहूंगी। और मुझे बाद में इस बारे में भी पता चला कि जिस बंदे का पीछा करते करते मैं इस वर्ल्ड में आई हूँ वो हमारे वर्ल्ड से है ही नहीं है और हमारा वर्ल्ड उसके वर्ल्ड के मुकाबले में एकदम चींटी के समान है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे रोकने की कोशिश करता है जहाँ पर प्रिंसेस की ट्रेनिंग चल रही होती है, उसका टेस्ट चलने में लगा हुआ था, जो कि मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी कि भले ही मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ इस वर्ल्ड में, ये नॉर्मल सी बात है कि मैं इसे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो तुरंत उसे ब्रेक थ्रू करने में समझ जाती है और अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देती है और वापस से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगती है और कहती है अगर मैं वाकई में इसे ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ ना ही मैं इसे डॉज कर सकती हूँ तो इसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं। और तभी वो भी अपनी 2 उंगलियों से 2 उंगलियां उसकी मिल जाती हैं और ये देखने के बाद हमारा जो सीनियर है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि वाओ ये मेरे इतनी ज्यादा पावरफुल मूव से बच के निकलने में कामयाब रही। तो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि सीनियर जैसा कि आपने कहा था मैंने आपकी स्ट्राइक को रोकने में कामयाब रही। और ये बात देखने के बाद वो बड़ा जोर जोर से हंसना चालू कर देता है और कहता है कि तुम्हें मानना तो पड़ेगा, तुम वाकई में इस शॉट को रोकने में कामयाब रही, जो मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तुमने फुलफिल कर दिया मेरी कंडीशन को, तो मैं तुम्हारी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने के कारण बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है और एमसी आकर तुरंत उस प्रिंसेस को वहां पर पकड़ लेता है और उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। उससे पूछता है क्या तुम ठीक। तो प्रिंसेस उससे कहने लगते है कि चैन करो, मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी इसको पियर्स थ्रू कर दिया है और मैं तुमसे काफी पावरफुल भी बन जाऊंगी, जो मेरे मन में एक नॉट था वो खुल चुका है। और तभी उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी प्रिंसेस है वो अपने इनर रियल्म में पहुंच चुकी है। यहाँ पर आने के बाद वो कहती है कि ये वाकई में मेरा इनर वर्ल्ड है और सभी के सभी लोग इस प्रिंसेस को देखने में लगे हुए हैं और कह रहे होते हैं वो लोग कि ये इंपीरियल कोर्ट की प्रिंसेस है, जो कि हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। लेकिन देखा जाए तो इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस करती रहती है कि इसे पता कि इसके साथ क्या होने वाला है और उसकी सिर्फ बुराई करते रहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। और कहते हैं कि आखिरकार इतना सा पावरफुल बनने की क्या जरूरत है, इस वर्ल्ड में तो कोई भी डीमंस अटैक थोड़ी करने वाला है हमारे लिए। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये खुद एक डीमंस है, डीमन के मुकाबले में ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये ऐसे ही दूसरे लोगों को मारने में लगी हुई है, सिर्फ
मारना, किलिंग किलिंग किलिंग, बस इसे यही आता है। और आता ही क्या है इसे, तुम्हें पता भी है कि जो इंपीरियल कोर्ट के लोग हैं उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और इन सभी की इतनी ज्यादा बकवास सुनते सुनते वो हमारे एमसी के पास पहुंच जाती है और उसके पास बैठकर उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि शायद मैं इन सभी की गॉसिप सुन सुनकर परेशान हो जाऊंगी और मुझे इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे भी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था। और बात कर उस बारे में, जब मैं तुमसे पहली पहली बार मिली थी तो मुझे वाकई में इस बात से रियलाइज हो चुका था कि मेरे फादर के अलावा जो मेरी बातों को सुन सकता है, जो मेरे दिल को महसूस कर सकता है, वो सिर्फ तुम हो। और तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो मुझसे नहीं डरता है। और उसके बाद मुझे पता चला कि आखिरकार मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ और तुम मुझे काफी ज्यादा फ्रेंड की तरह देखते हो। तुम ऐसे मेरे पहले दोस्त हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना चैन कोरेन। और तभी हमारा हेमसी वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो और कहने लगता है कि जी हाँ, हम लोग फ्रेंड्स हैं। और उसका चेहरा किसी डीमन की तरह होता है और पता चलता है कि हमारी जो प्रिंसेस है वो सपना देखकर वहां से उठ जाती है और काफी शौक होती है और उसका सर भी काफी ज्यादा दर्द होने में लगा हुआ होता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि चलो इस ओल्ड मैन को कम से कम मुझे देखने दे दो, बस एक बार मुझे देखने दो अपने डिसिपल को। और आखिरकार मेरी जो डिसिपल है वो ठीक है या फिर नहीं है, यार प्लीज यार ब्रो, कम से कम देखने तो दो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उस बड़ों पे चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुमने ऑलमोस्ट मेरी उस प्रिंसेस को मार दिया था। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम कल वापस आना और पहली बस तुम निकल जाओ। और वो बड़ू जहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर ले हमारा एमसी धक्का देकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ू जाता ही नहीं है और कहने लगता है हमारा एमसी उसे, क्या मैं तुमसे कहने में लगा हुआ हूं ना कि यहाँ पर तुम नहीं रह सकते हो, मैं वरना पुलिस को बुला लूं अगर तुम ज्यादा देर तक रुके तो। जहाँ पर बड़ू उससे कहने लगता है कि मैंने उस कॉइन से प्रॉमिस कर लिया था कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला जगह को छोड़ने के बाद। तभी पीछे से प्रिंसेस आते उससे कहने लगते कि चैन कुरैन, आखिरकार यहाँ पर तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो और सीनियर ल्यू आप भी यहाँ पर मौजूद हो। तो वो सीनियर अंडे की बास्केट देते हैं उससे क्या लगता है कि यहाँ से मैं बस गुजरने में लगा हुआ था, तभी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बस देखना चाहता था, लेकिन जो लिटिल चैन है उससे मुझसे कहा था कि तुम्हें काफी ज्यादा बीमार हो और तुम्हें रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये अंडे लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारी सेहत और तुम्हारी बॉडी अच्छी तरीके से नरिश हो सके। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ रिविलाइजिंग पिल्स भी लेकर आया हुआ हूँ और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी, तुम देख तो लो जरा इनको। जब हमारा एमसीयू ने देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या ये तो 9 रिवोल्यूशन प्योरिटी पिल्स है ना। आखिरकार जो ओल्ड मैन है हमेशा से इन पिल्स को ऐसे संभाल कर रखा, ना जाने इसका कोई खजाना हो, कोई रिलिक वगैरह ट्रेजर की तरह, और आज तक इसे किसी ने भी किसी को नहीं दी। लेकिन इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज होने के बाद भी, आइटम होने के बाद भी, ये अपने डिसिपल को देने के लिए तैयार हो चुका है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। इससे बात से ये पता चलता है कि ये जो बुड्ढा है वाकई में इसे अपना डिसिपल बनाना चाहता है। जिसको देखकर हमारी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मैं इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तभी वो बुड्ढा उससे कहने लगता है कि जो चीज मेरी है वही तुम्हारी है और मेरे पास वैसे भी इसी घर पर इतनी पिल्स पड़ी हुई हैं कि सारी सारी बर्बाद होने में लगी हुई है और मेरे हर डिसिपल्स के पास है मेरे सेक्ट में। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसे ले लेना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। ये बात सुनकर बड़ू काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जहाँ तक कि हमारे लिटिल चैन भी इस बात के लिए एग्री हो चुका है, अब तुम्हें ले लेना चाहिए इसको। तो प्रिंसेस अब बिना कुछ सोच समझे उसको ले लेती है, उसका धन्यवाद कहती है। तो सीनियर काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा वेलकम है, तुम्हारा वेलकम है। वैसे एक बात बताओ, आखिरकार तुम्हें कैसा फील होने में लगा हुआ है। तो प्रिंसेस उसे अपने बारे में बताते रहे, उससे कहने लगते कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कल्टीवेशन लॉस्ट हो चुकी है। तो हमारा एमसी पीछे से उसे ताने मारते उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो फाउंडेशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है, क्योंकि तुम्हारी जो इनिशिएट रियलमी के कल्टीवेशन है और जो स्वॉर्ड्स एंड मेरिट की जो कल्टीवेशन है वो दोनों में बहुत लेवल है। इन्होंने जब तुम पर टेस्ट करने के लिए अटैक किया था वो काफी पावरफुल था, जिसके कारण तुम उसे झेलने में नाकामयाब रही, इसलिए वो तुम्हें पिल देने में लगा हुआ ताकि तुम रिकवर कर सको। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है क्या अगर मुझे वापस से ठीक होना है तो टाइम मतलब वेट करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वर्ल्ड में नहीं जा सकती। तभी हमारा एमसी उसे शांत करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये सब बातों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अच्छी तरीके से आराम करना है, अपनी सेहत पर ध्यान देना है और आगे की जो नेक्स्ट वर्ल्ड की जो ट्रिप है तुम मुझ पर और एलिस पर छोड़ सकती हो। और हमेशा तरीके से याद रखना कि तुम इस तरीके से रेकलेस तरीके से बिहेवियर नहीं कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो मैं और ये ओल्ड मैन कभी भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये बात सुनने के बाद वो क्यूट से चेहरा बनाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि प्रिंसेस अच्छा ठीक है मैं समझ चुकी हूँ और मैं आज से कभी भी इस तरीके से बिहेवियर नहीं करूंगी, और जिस तरीके से मैं पहले में लॉस्ट हो चुकी थी इस तरीके से मैं लॉस्ट भी नहीं होना चाहती। और तभी हमारा एमसी उस बड़ों की तरफ जोर से घूरता है और उससे कहने लगता है कि ओह ओल्ड मैन ल्यू, तुमने अभी कहा था कि तुम यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए हो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो तुम निकल सकते हो। और एक बात का ख्याल रखना कि अगर यहाँ पर कोई को कुछ भी हो गया तो सोचना नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो बड़ू तभी काफी आगे आता है, उससे क्या लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार कौन इसे चोट पहुंचाता है। इसके इस तरीके
तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद हमारा एमसी कहीं कन्विंस हो जाता है, उससे क्या लगता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है बुड्ढे। और वो बड़ों से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम ये कोई सोशल सिक्योरिटी वाला काम हो। वो कहता है हाँ करते हैं। बड़ों से पूछता है क्या तुम मील्स प्रोवाइड करवाते हो। हम करते हैं। क्या तुम रेगुलर पे देते हो। हाँ सच में हम वो भी देते हैं। और कंपनसेट के बारे में क्या तुम्हारी जो कंपनी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है लिटिल चैन, मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और तभी बाहर आता है तो एलिस उससे क्या लगता है कि ओह तुम्हारा जो लबी डबी वाला प्लान है वो क्या खत्म हो चुका है। अब काम अब जबकि तुम्हारा खत्म हो चुका है तो आए काम की बात करें। तो एमसी उसे बताता है कि मैंने उस सीनियर के साथ उनकी सैलरी और उनके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी और मैं बस और कुछ नहीं क्विंटन के बारे में चिंता दिखा रहा था कि कहीं वो अचानक से झगड़े के बाद पैनिक ना हो जाए जब मैं उसे वहां पर नहीं मिलूंगा, इसीलिए वहां पर मैं रुक गया था थोड़ा सा। तभी एलिस एमसी को छेड़ती है और उससे क्या लगती है कि छी छी छी, हमें यहाँ पर एक मिशन मिल चुका था कल, लेकिन तुमने यहाँ पर पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर दिया है ताकि तुम वेट करे उस प्रिंसेस के जगने का। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चलने में लगा हुआ है। लगता है कि मैं तुम्हारे इस हारम के कंपटीशन से हारने वाली हूँ जल्दी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी इसके सर को पकड़ लेता है, जिसको देख के उससे पेन होता है और कहता है कि तुम इस तरह की बकवास करना बंद करो। ये बस एक नॉर्मल बात है कि मैं अपने इस एम्प्लॉय की जाने कि अपने सबऑर्डिनेट की चिंता करने में लगा हुआ हूँ। उसका बॉस होने के नाते जो क्विन कॉइन है उसकी इंजरी काफी ज्यादा सीरियस हुई थी और वो भी वर्क के काम पे उसके मतलब काम करते हुए उसे चोट लगी थी ना, इसीलिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ उसकी चिंता करने के लिए। तभी एलिस उससे क्या लगता है कि तुम बस बहाने बनाना जानती हो और कुछ भी नहीं। तो हमारा एमसी वहां पर आता है और उससे क्या लगता है कि बहुत हो गई बकवास, अब हमें अपने नए मिशन के लिए निकल लेना चाहिए क्योंकि जो लो सिक्योरिटी वर्ल्ड है उसकी सप्लाईज हमने तो ऑलरेडी तैयारी कर ले चुकी है और हमें केयरलेस नहीं होना है क्योंकि हमारे जिस वर्ल्ड में जा रहे हैं उस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। और तभी हमें एक पहाड़ों पर गाड़ी चलती हुई दिखाई दी जाती है जहाँ पर हमारा एमसी इस वर्ल्ड में आ जाता है और अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम चैन कोरेन है और मैं इस वर्ल्ड में आने के बाद एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करने में लगा हुआ हूँ। और एक मंथ पहले की बात है, यहाँ पर एक मेजर डिजास्टर हुआ था इस वर्ल्ड में। जिस जगह पर ये हुआ था उस जगह का नाम फेंगलिंग टाउन है और इस केस को हैंडल जिस तरीके से किया गया था वो काफी ज्यादा स्लोपी था, इसीलिए मैं इस इंसिडेंट को कवर अप करने वाला हूँ ताकि दुनिया के सामने इस एक्सीडेंट को ला सकूं। हाँ, पब्लिक एक्सीडेंट मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं एक इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन से आया हुआ हूँ, इसमें इसे क्लियर करके रहूंगा ही रहूंगा। इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद एलिस उस पर चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपने आप को तो देखो तो जरा, ये एक सुपर नेचुरल इवेंट है। सुपर नेचुरल तुम्हें समझ में आ रहा है और काफी खुश नजर आ रही होती है। इसमें कहा जा रहा है कि इस बार शायद हम लोग किसी सुपर नेचुरल बीइंग के साथ मुकाबला हो सकता है। ये देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों भरी पड़ी हुई हो, तुम भी तो एक सुपर नेचुरल बीइंग खुद हो ना। तभी अचानक से उनकी जो कार है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है एलिस, वाह मजा आ गया, जो कार है वो टूट चुकी है। जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें तब पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बस नॉर्मल सी बात है, ये एक प्लॉट का हिस्सा है, कहानी का हिस्सा है और कुछ भी नहीं। और मेरी कई साल की इन्वेस्टिगेशन के एक्सपीरियंस के हिसाब से, इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मैंने जो काम किया है उसके हिसाब से, इस तरह की जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली बात है कि इस तरह की जो एक्सीडेंट है वो हमें ऐसे सिचुएशन पर ले जाकर खड़ी कर देंगे जो कि हमारे लिए फेवरेबल होने वाली है। जिसको देखकर एलिस काफी खुश हो जाती है, उसकी चिक पर उसके चेहरे पर पिच मारते उससे कहने लगते कि ओह ठीक है बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम इस कैरेक्टर में पूरी तरीके से घुस चुके हो और उस रोल को लेकर एडिक्टेड हो चुके हो। जिसको देखकर एमसी उसे रोकता है और उससे क्या लगता है कि मैं तो बस इस कैरेक्टर को फॉलो करना चाहता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड को देखकर ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड काफी तो डेंजरस है, मुझे जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। और इसलिए अब हमें यहाँ अंदर जाना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्योंकि मेरा जो वर्ल्ड गेट एक्सेस है वो ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है और सिस्टम ने मुझे जब ये मिशन दिया था तो सिस्टम के हिसाब से ये जो वर्ल्ड है वो हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता, जिससे कि जो हेवनली डाओ है वो यहाँ पर फायदा नहीं उठा सकता, उनकी पावर्स कम है। और इस वर्ल्ड की जो करप्शन की पावर है वो हेवनली डाओ की अथॉरिटी को सप्रेस कर सकती है, जिससे कि मैं अपनी पावर का लेवल का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, जिससे कि मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने मास्टर ली को निपटाया था, वो मास्टर ली जो करप्शन एनर्जी को घेर रखा था उन्होंने, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। तो हमारे लिए ये बेटर है कि हम लोग यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल लेकर अपनी तरीके से काम करें और एग्जाम्पल के तौर पर बढ़िया रहेगा कि हमारी जो आइडेंटिटी है हम उस कैरेक्टर का इस्तेमाल करें और ओरिजिनल मेमोरीज का इस्तेमाल करें यहाँ पर। और इस बॉडी की मेमोरीज के हिसाब से जो बंदा है जो इन्वेस्टिगेट करने में लगा हुआ था ट्रूथ के बारे में कि आखिरकार जो फेंगलिंग टाउन है वो अचानक से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुआ तो हुआ कैसे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर आए थे, प्राइवेट डिटेक्टिव्स आए थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक इसे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया है और कोई भी वापस भी नहीं जा चुका है। आखिरकार इस वर्ल्ड को करप्शन की पावर के साथ इन्फ्लुएंस जो हो चुका है, तो मुझे इस बात से मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि जो करेक्टिंग पावर का जो कोर है वो इस टाउन से रिलेटेड है। ये बात सुनकर एलिस उससे पूछने लगते कि अगर ऐसी बात है, वाकई में ऐसी चीज है, तो ये पूरा का पूरा जो टाउन है वो तो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। और एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है ये सब। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अब सबसे लगता है कि
है अब हमारा इन्वेस्टिगेट करने का समय आ चुका है, क्योंकि जैसे ही वो उस कार से बाहर निकलते हैं तो वो पूरे के पूरे टाउन को बिल्कुल ठीक हालत में पाते हैं, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है, जितना मैं सोचा था ये तो उससे भी बड़ा सुपरनेचुरल इवेंट निकला, ये तो कंप्लीटली टाइम स्पेस डिस्टोरेशन होने में लगा हुआ है। न्यूज़पेपर में कहा गया था कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सिचुएशन तो पूरी तरह से डिफरेंट है। तभी एमसी पीछे मुड़ता है और उससे कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता नहीं है और कोई भी इन्वेस्टिगेटर यहाँ से वापस क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि हम लोग भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे जाने का जो रास्ता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑलरेडी। और तभी अचानक से एलिस को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं, उससे क्या लगता है कि ये एक मेज है, ये एक जाल है और एक भूल भुलैया की तरह है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में कामयाब तो रहूंगी, लेकिन मैं जबरदस्ती कर अपने फोर्स को इस्तेमाल किया बाहर निकलने के लिए, तो ये जहाँ पर जो भी चीज है जिसने इस चीज को बनाया हुआ है वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए काफी होगी। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और पैसे भी कौन से हमें जल्दी पड़ी हुई है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके साथ क्या होने में लगा हुआ है, उसके बाद हम इस केस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद एलिस काफी ज्यादा क्यूट सा चेहरा बनाती है और जब मैं लोगों की शक्ल को देखते हैं तो उनके शक्ल पर 12 बजे पड़े होते हैं और अजीब तरीके से उन दोनों के लोगों को सभी लोग घूरना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर एलिस उनसे पूछते हैं कि चैन कुरन तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब होने में लगा हुआ है, तो एमसी से बताता है उससे क्या लगता है नहीं तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था कि यहाँ पर क्या नॉर्मल नहीं है, सब कुछ यहाँ पर एबनॉर्मल है भाई। तभी वहां पर सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं और वो बंदा उससे आता है, बड़ा उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग जरूरी आउटसाइडर होगे, जैसा कि आनियू ने मुझसे कहा था, बिल्कुल सही कहा ना, हम इस फ्रेंकलिन टाउन में तुम्हारा स्वागत करते हैं, मैं यहाँ का मेयर हूँ। और हमारा एमसी भी उसका धन्यवाद कहता है, उससे क्या लगता है कि मैं बस यहाँ से गुजरने में लगा हुआ था और यहाँ पर आ चुका हूँ। और बात करें इस यंग लेडी के बारे में तो मैं इसकी ये मेरी असिस्टेंट है जिसका नाम जियाओ याओ है। जिस बात को सुनने के बाद एलिस चिल्लाती है, उससे क्या लगता है कि तुम इस तरीके से रैंडम नाम पढ़ना बंद कर दो। तो बड़ा उससे क्या लगता है कि हम तुम्हारा इस टाउन में स्वागत करते हैं क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो फ्रैंकलिन टाउन में, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। खैर यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपका अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। इस बात को सुनकर एमसी उसका धन्यवाद देता है और उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तो बस यहाँ से गुजरने में लगा हुआ था और यहाँ पर रुकने के बारे में मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार वो फॉरेस्ट कहाँ गया जहाँ से मैं बाहर निकल सकूँ। ये बात सुनने के बाद बड़ू काफी सीरियस मोड में आ जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम ये सब क्या कहने में लगी हुई हो, ये हमारी हॉस्पिटलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला कि हम लोग हमारे घर पर आए हुए गेस्ट को हम इतनी आसानी से यहाँ से जाने देते हो, तो कैसा है कि तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक जाओ। तो और सभी के सभी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हमारे एमसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो उनके साथ रुकने के लिए वहाँ पर रेडी हो जाता है। उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग कम से कम 10 घंटों से गाड़ी चलाते हुए रहे थे, हम काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो हम लोग काफी ज्यादा भूख भी लगी हुई है, तो यहाँ पर रुक सकते हैं हम लोग थोड़ा बहुत आराम करने के लिए, कैसा रहेगा ये चीज। इस बात से बड़ू काफी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि ऑफकोर्स ये बात है और अपने असिस्टेंट आनी को कहने लगता है और क्या लगता है कि तुम अपने गेस्ट को अकोमोडेशन यहाँ पर रहने की जगह है गेस्ट के लिए वहाँ पर ले जाओ। और तभी बंदा काफी खुश होते हुए स्माइल मारते हुए क्या लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो, और उन्हें फॉलो करते करते वो कहीं पर ले जाना चालू कर देता है। तो एलिस उससे पूछने लगते कि चेन करवान, उस मेजर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो एमसी भी इस बात से एग्री होता है और वो बंदा उन्हें एक बिल्डिंग के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। उससे क्या लगता है कि जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर जो रूम है वो खाली पड़ा हुआ है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पर रहने के लिए। तभी एमसी उससे पूछ लगता है, उससे क्या लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि अगर आज का डेट क्या है आज की, लेकिन वो बंदा उसका रिप्लाई नहीं देता है। तो हमारी एलिस को काफी गुस्सा आती है और उससे क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इतने ज्यादा गार्ड क्यों रखे हुए थे, अटेंशन में क्यों रखे हमारे खिलाफ, और हमसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो आंखें हैं वो हमेशा हम पर बनी हुई दूर से ही। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होने में लगा हुआ है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जितने भी रास्ते में हमें जितने भी लोग मिले थे वे सभी के सभी लोग अपनी आंखों ब्लिंक नहीं करने में लगे हुए हैं और ना ही उन्होंने अपनी छाती को सीधा किया हुआ है, अपने झुककर चलने में लगे हुए हैं, इनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है स्टोरी। और जब दोनों अंदर आ जाते हैं बिल्डिंग के, तो एमसी एलिस से कहने लगता है कि तुम जाओ और चारों तरफ बिल्डिंग पर नजर बनाकर रखो। ये सुनकर एलिस काफी खुश हो जाती है, उससे कहने लगती है कि इस वर्ल्ड का जो मैजिक लेवल है वो वाकई में बहुत हाई है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी मैजिक पावर को जल्दी रिस्टोर कर लूंगी। और जब वो वहां से खुश होते चली जाती है तो एमसी पीछे चिल्लाती है, उससे कहने लगता है कि तुम ज्यादा दूर तक मत जाना यहाँ से, और एक एक करके वो सभी की सभी बिल्डिंग से कमरों को चेक करना चालू कर देती है। और तभी कुछ अजीब सा एक कमरे में महसूस हो, उसे देखकर वो काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि ये चीज तो ओ ये यहाँ पर। और तभी वहां पर हमें एक औरत दिखाई जाती है, एक लड़की दिखाई जाती है जो कि फांसी के फंदे पर लटकी हुई है किसी भूतनी की तरह और जोर जोर से स्माइल मारने में लगी हुई है, लेकिन हमारी एलिस तुरंत उसे इग्नोर कर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिस देखकर वो डराने वाले भूत भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये डरी तो डरी क्यों नहीं। एलिस को इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और कहने लगती है कि जो मैजिकल रिएक्शन जो अभी मैंने महसूस किया था इसको देखकर लगता है कि वो यहाँ से आ रही थी। और तभी अचानक से एलिस अपने आप को कांच में देखती है और कांच में वो पीछे किसी अजीब सी बॉडी को देखती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और पीछे घूरकर देखने लगती है, लेकिन पता चलता है कि वो पीछे नहीं देख रही होती बल्कि मैं अपने आप को आईने में देख रही होती है और कहने लगती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो ह्यूमन फॉर्म में मैं इतनी ज्यादा इनोसेंट क्यों दिखती हूँ,
ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, मानना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारा एमसी भी नहीं हार मानता और वो भी चारों तरफ नजर बनाए रखा होता है और क्या लगता है कि इस चीज को देखकर यहाँ पर पूरे कमरे को छानबीन कर मुझे इस फोटो के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि मेरे काम में आए। और जब ऐसा होता है तभी उसे सिस्टम की तरह मैसेज आता है कि तुम्हारे वर्ल्ड इन्फ्लुएंस है वो 1% से इंक्रीज हो गया, फिर से 1% से इंक्रीज हो गया। ये देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज एमसी उससे कहने लगता है मनी मन में अपने आप से कि आखिरकार जो इन्फ्लुएंस है इस वर्ल्ड की वो सडनली से इंक्रीज क्यों हो चुकी है, कि आखिरकार ये एलिस कर क्या रही है। तभी एलिस वापस आती है और उससे कहने लगती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ, मैंने अभी अभी उस वहां ऊपर थोड़ा बहुत क्लीन देख लिया है पूरी तरीके से, पर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे मैजिक को रेजिस्ट कर सके या फिर मेरे मैजिक को वापस से रिस्टोर करने में मेरी मदद कर सके। आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो कि मैं अपने मैजिक को वापस से रजिस्टर कर लूं, तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो तो जरा। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसमें से कुछ देखा है क्या, ऐसा कुछ क्या तुमने इसे पहचाना। तो एलिस उसको देखकर कहने लगती है कि ये फोटो में जो लोग हैं वो कुछ जाने पहचाने से क्यों लगने में लगे हुए हैं। और तभी वो फोटो फ्रेम को उठाता है और उससे पीछे देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर तो डेट लिखी हुई है, वो भी 13। ये देखकर वो कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि ओ ये तो अगस्त 13 की डेट है ना। इसको देखकर लगता है कि ये इंसिडेंट वाला दिन है, यहाँ पर 2 वीक एगो ऐसा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि काफी पहले से ही इस टाउन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चलने में लगी हुई थी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से पूछ लगता है कि वैसे एक बात बताओ, तुमने कुछ ऊपर जाकर कुछ मिला तुम्हें ऐसा जो कि हमारे काम आ सके क्लू के तौर पर। अगर तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस फोटो को देखकर पहचानने में लगी हुई हो कि तुमने कहीं देखा है इसको। जिसको देखकर एलिस उसे बताती है, बिल्कुल भी सीरियस चेहरा नहीं बनाती और कहने लगती है कि जो 2 अडल्ट की फोटो तुम्हें दिख रही है वो अभी मैंने ऊपर की तरफ देखी थी, मैंने बस उन्हीं से मिलकर तो आ रही हूँ। ये बात सुनने के बाद वो काफी सीरियस हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ओ मैं खुद जाकर देखता हूँ। और उस कमरे के रूम के पार पहुंच जाते हैं और कहने लगता है कि ठीक है वे दोनों के दोनों इसके अंदर है ना। एलिस कहती है कि जी हाँ वो दोनों के दोनों अंदर है। और जैसे हमारा एमसी वहां पर अपने दरवाजे को खोलता है तो पता चलता है कि जो औरत होती है वो फंदे में लटकी हुई होती है और एक बंदा अजीब सी बॉडी के साथ उसके साथ सामने खड़ा हुआ है। जिसको देखने के बाद हमारी एमसी की इतनी बुरी तरीके से फट जाती है कि वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है और एलिस से कहने में लगा होता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर नहीं कहा था कि तुमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है और यहाँ पर कुछ भी डरावनी चीज नहीं है। ये देखकर एलिस उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम और क्या चाहते हो। वैसे भी इन छोटी मोटी चीजों से मुझ पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा वो ज्यादा ज्यादा सुला देंगे या फिर सो जाएंगे, थोड़ा बहुत ब्लड गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर। तुम तो ऐसे कहने में लगे हुए जैसे कि कुछ बड़ी बात हो जाएगी। वैसे भी हम लोग उनके घर पर आए हुए हैं, हमें लात मार के वो भगा नहीं रहे, वो भी तो कोई बड़ी बात है क्या। और वो वापस ही दरवाजा खोलती है और उन भूतने के पास चली जाती है और उससे कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी जरा थोड़ा ध्यान दीजिए ना। लेकिन हमारे एमसी की बुजुर्ग से फटी पड़ी होती है और वो कहने में लगा होता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, ये क्या तुम्हारे पास कोई प्रिंसिपल वगैरह नहीं है। तुम्हें लगता है कि दूसरों घर में तुम इस तरीके से आ चुकी हो और उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है और तुम इन्हें आराम भी नहीं करने दोगी। ये देखकर एलिस वापस दरवाजा खोलती है और उससे कहने लगती है कि तुम बस उनके साथ सोना नहीं चाहते हो, तुम अपनी बकवास करना बंद कर दो। और वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से बहर करते रहते हैं, एक दरवाजा खोलता है एक दरवाजा बंद करता है और जब प्रोसेस बार बार बैक टू बैक चल रही होती है तो बेचारे जब भूत भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है उनके साथ। और तभी हमें दूसरी तरफ कहानी का शिफ्ट होता है, वहां पर एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि किसी चीज से बच कर निकलने में लगी हुई है और बचते बचते वो एक दरवाजे के पास पहुंच जाती है और वहां पर नॉक नॉक करने में लगी हुई है और तुरंत उसको देखकर पहचान जाती है और उससे कहने लगती है कि ये चीज तो यहाँ पर है और अपनी हेयरपिन बाहर निकाल और दरवाजे को लॉक को तोड़ना चालू कर देती है। तभी पीछे से आवाज आती है और कोई उससे कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा सही जगह है, कि तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे घर को इस तरीके से घुसना गलत बात है। और उससे पूछता है हमारा एमसी की आखिरकार तुम कौन हो। ये देखकर वो काफी डर जाती है और सबसे पहले तो वो उसके अंदर आती है और कमरे के अंदर आने के बाद एलिस भी उससे पूछते कि अब तुम कौन हो। वो एक अजीब सा आइटम निकालकर भूत को भगाने वाला काम करने लगती है और उससे कहती है कि ये घर, हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर महसूस होने में लगा हुआ है, यहाँ पर इसको देखकर लगता है कि यहाँ पर गोश्त वगैरह रहते हैं। तुम मेरी बात ध्यान सुनो, जो भी मैं तुमसे कहने वाली हूँ शायद तुम उस पर बात पर भरोसा ना करो, लेकिन जो भी मैं कहूंगी वो सच बात है। अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा तुम मेरी बात को सुनो। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि जो पूरा टाउन है वो हॉन्टेड टाउन है। और तभी पीछे से जोरदार बिजली का धमाका होता है, लेकिन पता चलता है कि इन दोनों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर ये लड़की काफी कंफ्यूज होती है और शौक में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें ये जगह छोड़कर चली जाना चाहिए। तभी हमारा एमसी उसको पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो ये जल्दबाजी करनी पड़ी हुई है, सबसे पहले तुम्हें बताओ तो कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है इस टाउन में। तो वो लड़की उसे बताती है और उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में देखा जाए तो मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, जो मैं यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आई थी काफी समय पहले। लेकिन जब हम दोनों को मैं अपने पार्टनर के साथ इस टाउन में आई थी तब यहाँ पर मुझे अजीब तरीके के सुपरनेचुरल फिनोमेना होते हुए देखे थे, जिसके कारण हम इनको देखना चाहते थे। लेकिन हम जब देखने के लिए गए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक फोटो दिखाई दी। तभी वह अपने पार्टनर की फोटो उसे दिखाती है और उससे कहने लगती है कि ये मेरे पार्टनर की फोटो है। और इसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन ये कुछ जाना पहचाना से क्यों दिखने में लगा हुआ है। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुमने इसे जरूर देखा होगा, ये बंदा तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, जिस बंदे का नाम आनियो है। तो एलिस भी पीछे से बोलती है और उससे कहने लगती है कि ये तो भाई रेगुलर टाउन पर्सन नहीं है क्या, जो कि हमें इस घर में रहने के लिए लेकर आया था, और ये तुम्हारा पार्टनर है। लेकिन इसके कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है ये तुम्हारी तरीके से
से पूरी डिफरेंट स्टाइल में है। ये देखकर लड़की उससे कहती है कि तुम इस बात को लेकर सरप्राइज हो, मैंने सही कहा ना, बल्कि मैं सच्चाई ये है कि ये बंदे को अब इस बात का याद भी नहीं है कि वो मेरे साथ आया था यहाँ पे। ये देखकर एमसी उससे पूछता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारा पार्टनर इस जगह के साथ पूरी तरीके से घुल मिल चुका है। तुमने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रेजुअली जाकर धीमे धीमे करके उसने अपनी मेमोरी को खो दिया, फिर उसके बाद उसने अपने दिमाग को खो दिया और अब वो पूरी तरीके से अनक्लियर हो चुका है और इसके बाद मुझे पूरी तरीके से भूल चुका है और उन्हीं के साथ रहना जा चुका है। और तुम बिल्कुल अभी अभी आते जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल अभी ठिकाने पर है, तो तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम भी जगह छोड़कर यहाँ से चले जाओ फटाफट में। ये देखकर एमसी उससे पूछ लगता है कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, जबकि तुम्हारा पार्टनर की हालत ऐसी हो चुकी है लेकिन तुम किस तरीके से सुरक्षित हो। तुम लड़की उसे बताती है कि जो लोग इस वर्क को काफी समय से करते हुए आ रहे हैं उनके पास थोड़े बहुत तो तरीके होंगे ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मे भी शायद कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो कि इफेक्टिव हो रही होगी और मुझे सब कुछ याद है अभी तक। लेकिन अगर तुम अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर तुम क्या देखो, बस क्विकली यहाँ पर एक रूम में जाकर छुप जाओ और जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर इंतजार करो। और उसके बाद जैसे 12 बज जाएंगे रात के तो सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफ समय होगा यहाँ से बचकर निकलने के लिए। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और चिल्लाते उससे कहने लगते कि ओह मुझे कुछ याद आ चुका है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए फूड को मत खाना बिल्कुल भी। ये बात सुनने के बाद वो उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम अपना नाम तो बता दो हमें। और भागते भागते वो लड़की अपना नाम बताती है और कहने लगती है कि मेरा नाम ल्यू मैंग जिन है। एलिस जब उसे जाते हुए देखती है तो एमसी से कहने लगती है कि जो लिटिल गर्ल यहाँ पर आई थी वो ऑब्वियसली बात पता चलती है कि उसके बॉडी के अंदर से मुझे मैजिकल एनर्जी महसूस होने में लगी हुई है। तो एमसी भी इस बात को लेकर थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि अगर ये वाकई में ऐसी बात है जो कहने में लगी वो बात सच है, तो हमें लगता है कि हमें रात तक होने का इंतजार करना पड़ेगा और रात तक बहुत सारी चीजें होने वाली है हमारे साथ। तो शायद हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है इन टाउन के साथ। एलिस उससे बात सुनकर उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है, अगर मैं तुम्हारी ट्रू फॉर्म को रिवील कर देती हूँ, मैं अपनी ट्रू फॉर्म को, तो मुझे लगता है कि फिर हम इसे झेलने में काफी ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। काश यहाँ पर कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि मैं अपनी मैजिकल पावर को रिप्लेस कर पाती, मतलब दोबारा से रिस्टोर कर पाती। तभी जो आने वाला बंदा है वो कुछ दोस्तों के साथ आता है और कुछ खाना लेकर आता है हमारे एमसी की टीम के लिए। इसको देखकर एमसी दरवाजा खोलता है और उससे कहने लगता है कि ओ तुम यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम चाहिए। तो वह आनी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि तुम हमारे गेस्ट हो जो कि काफी दूर से आए हो, तो हमने तुम्हारे लिए बढ़िया सी मील तैयार किया है, खाना तैयार किया है और हमारे इस टाउन के जो मेयर है उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट कर। ये बात सुनकर एमसी मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हो और तुम इसे छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। तभी आनी वहीं पर खड़े कर इंतजार करता है और उससे कहने लगता है कि ये हमारी तरफ से हमारे गुडविल है, प्लीज इस चीज को फिनिश जरूर कर दीजिएगा। और जबकि वहां से कोई भी नहीं हिलता है जब तक वे खा नहीं लेते, तो हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में अब हमें खाते हुए देखना चाहते हो। और वैसा भी कि सभी लोग एलिस की तरफ घूर रहे होते। तभी हमारा एमसी अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए सोचने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर खाएं या नहीं खाएं, तो तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दोगे। और एलिस से कहने लगते है कि तुम मेरी आंखों को ध्यान से देखो और एक्ट करने के लिए रेडी रहे। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है भाई एलिस तो भाई चाव चाव से खाने में लगी हुई, इसको भाई स्वादिष्ट सिखा रही है और उसे घंटा रुकनी पड़ता है सब चीजों की इसमें क्या मिला होगा, जिसको देखकर हमारे एमसी की आंखें बाहर आ जाती है कतई और एलिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है खाना खाने के बाद। ये देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज और उससे कहने लगता है कि एक मिनट रुको, आखिरकार तुम्हें भूख नहीं लगी थी ना अभी, तो तुम अचानक से खाने क्यों लगी हो। तो एलिस से पूछता है वो चुपके से, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है, क्या होगा अगर तुम इस तरीके से खाना लगी हुई और तुम्हें पजेस कर लिया जा चुका। तो एलिस उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगते कि इस चीज के अंदर काफी ज्यादा मैजिकल रिएक्शन मुझे महसूस होने में लगी, वो काफी स्ट्रॉन्ग, और जो लोग से लेकर आए हो वो हमारे वर्ल्ड के लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और इसकी जो मैजिकल रिएक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकती हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम लोगों का जो पेट है वो इस तरीके से बना हुआ है। तो एलिस उससे क्या लगती है कि हमारी जो रहने का जो वातावरण था, जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, तो हमें इस सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है क्योंकि जो हमारे साकिब ट्राइब है वो एक ऐसी जगह से आई है जो काफ़ी समय से भूखी रही है, इसलिए हमें सर्वाइव करने के लिए नई स्किल्स सीखनी पड़ी थी। और तभी जो एमसी के लिए बचा हुआ खाना था वो भी उसे छुड़ाती है और उससे क्या लगता है कि अगर तुम इसे नहीं खाने वाले हो तो मैं ले लेती हूँ ना। और एमसी बेचारा पूरी तरीके से कंफ्यूज और उससे क्या लगता है कि क्या ये सब ठीक है तुम्हारे लिए। और पूरा खाने के बाद एलिस उससे क्या लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि ये तुम्हारे टाउन का मेयर है, उन्होंने नहीं कहा था तुमसे कि तुम हमारा पेट भरकर खिलाओगे, तो आखिरकार अभी तक मेरा पेट नहीं भरा है, अब तुम क्या करोगे। ये बात सुनकर ये बंदा पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक होता है और कहने लगता है कि तुम ये सब मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे इंतजार करते हैं, हमारे मास्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है कि मास्टर, तुम किसे मास्टर कह रहे हो। तो आनी घबराते हैं, उससे पूछने लगता है कि ये कुछ भी बात नहीं है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तुम्हें तब तक खिलाएंगे जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर जाता। और अपने साथियों को ऑर्डर देता है और भी ज्यादा खाना लेने के लिए और तभी वहां पर उसकी टेबल पूरी तरीके से खाने से भर जाती है। तो आनी उससे क्या लगता है कि प्लीज आप यहाँ पर कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा, हम आपकी सेवा कर काफी तो खुश महसूस हो रहे हैं।
और एलिस इस मौके का फायदा उठाती है और सभी के सभी खाने को अकेला खा जाती है और ऐसे खा रही है जैसे कि हमारा एमसी तो इसे भूखा रखता है काफी जन्मों से। और सारा का सारा खाना निपटाने के बाद इसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जब इसकी एनर्जी वापस से रिस्टोर हो जाती है और उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो। जब इस तरीके की आंखें देखता है तो वो डोंटा काफी डर जाता है और एलिस उसकी तरफ आते ही उससे कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पर क्या कुछ और भी बचा हुआ है? अगर नहीं बचा तो क्या मैं तुम्हें खा सकती हूँ क्या? कतई डरावनी बन चुकी है ये तो। और जब उसका पेट भर जाता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है और कहने लगती है कि मेरी जो मैजिक एनर्जी है वो रिस्टोर हो चुकी है ऑलमोस्ट। जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज और उससे कहने लगता है कि आखिरकार उस चीज में ऐसा क्या मिला था जिससे कि तुम्हारा पेट भर गया इस तरीके से। तो एलिस एक्सप्लेन करते हैं उससे कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हें देखा जाए तो हेलुसिनेशन होने वाली चीज मिली हुई थी। अगर ऑर्डिनरी पीपल उसे खा लेते हैं तो वे सभी के सभी लोग एक इल्यूजन के अंदर घुस जाएंगे जो कि कास्टर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। लेकिन हम साकिबस के लिए ये बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग ड्रीम डीमंस हैं जो कि एक दूसरे के ड्रीम में जा सकते हैं और आ सकते हैं। और जो इल्यूजन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है और हमारा तो ये मेन काम है, तो हम लोग इसमें ट्रैप नहीं होने वाले। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो जो स्पेल्स हैं तो इनके साथ क्या होने वाला है और कौन इन स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगते हैं कि वेल अगर इसे देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं कहने के लिए, लेकिन वो डेफिनेटली इतने ज्यादा सेडक्टिव नहीं है मुझसे ज्यादा। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये बात एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो एलिस को सेडक्टिव तरीके से नहीं देखता है ना हमारा एमसी। और वो कहने लगती है एलिस उससे पूछते क्या तुम मुझ पर अभी भी डाउट कर रहे हो? तो एमसी घबराता है, उससे कहने लगता है कि हे तुम्हें इस तरीके की चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें वाकई में इन सब चीजों पे इतना प्राउड होना और घमंड होना चाहिए? और तभी पूरे टाउन में से कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये टाउन में कोई भी नहीं बचा हुआ, कहाँ गए सब लोग? तो एलिस उसे बताते कि यहाँ पर लोग तो हैं लेकिन सभी के सभी लोग इल्यूजन में हैं जो कि इस खाने के द्वारा बनाए गए थे, और अगर तुम इस खाने को नहीं खाते हो तो तुम इस इल्यूजन को भी नहीं देख पाओगे। ये देखकर वो उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसमें इल्यूजन में चला जाऊँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के? तो वो उससे कहने लगती है कि जी हाँ, यहाँ पर एक रास्ता है। तो और तुरंत हमारे एमसी के चेहरे पर किस कर देती है, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शॉक हो जाता है और उसे भी तभी किसी की बातें करने की आवाज सुनाई देने लगती है और पता चलता है कि जो टाउन अभी थोड़ी देर पहले पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था वो काफी ज्यादा चहल पहल से भर जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा इवेंट भी चल रहे होते हैं और सभी के सभी लोग खुशियां मनाने में लगे हुए होते हैं वहाँ पे। तभी एलिस उससे कह लगती है कि अब जबकि इस इल्यूजन के साथ ऑलरेडी मैंने तुम्हें सिंक्रोनाइज कर दिया है तो तुम यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो। तो वो उससे कहने लगता है एमसी, अच्छा तो तुम्हारे सिंक्रोनाइज करने का मतलब है कि इस इल्यूजन को मैं भी देख पाऊंगा अब? तो एलिस उससे पूछती है कि अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक्चुअली में देखा जाए तो मैं बस तुम्हें टच करना चाहती थी, बस मैंने तुम्हारा फायदा उठाया इस वक्त और कुछ भी नहीं। तभी पीछे से कोई आता है और उससे कोई कहने लगता है कि ओह मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम वहाँ पर इस सीलिंग स्प्रिट टाउन में सेलिब्रेशन करने के लिए आए हो क्या? ये बात सुनने के बाद एमसी पीछे मुड़ता है और उस लड़की को देखकर उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम स्पेशली इसी काम के लिए आए हुए हैं, हम इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं सेलिब्रेशन के बारे में। ये बात सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने बिल्कुल सही पर्सन को ढूंढा है, हमारे इस टाउन में मेरा नाम लिया है जो कि सब कुछ जानती है यहाँ के ट्रेडिशनल स्टोरीज के बारे में। क्या तुम्हें वो डांस दिखाई दे रहा है जो कि परफॉर्मेंस करने में लगे हुए हैं? इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो टाउन इस टाउन के अंदर सप्रेस किया गया है एक इविल स्पिरिट को जो कि एंशिएंट टाइम से मौजूद है, लेकिन तभी बहुत पावरफुल ओमियोजी ने उस इविल स्पिरिट को सील किया था उस मोमेंट पर। लेकिन जो तुम्हें पता है वो डांस क्यों हो रहा है? ताकि इसलिए परफॉर्मेंस किया जा रहा है ताकि इस स्टोरी के बारे में दुनिया को बताया जा सके। ये सुनकर एमसी उससे पूछता है कि किस तरह की इविल स्पिरिट थी वो? तो लिया उससे कहने लगता है कि मुझे इतना तो पता नहीं कि ज्यादा डिटेल में क्या थी, मैंने ये सब चीजें सिर्फ कहानियों में और बुकों में पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ये एक फायर ब्रीथिंग मॉन्स्टर था जो कि अपने मुंह से आग उगलता होगा। और एनीवे वैसे भी हर साल 13 अगस्त को ये एक ऐसा दिन है यहाँ पर इस परफॉर्मेंस को किया जाता है ताकि इविल स्पिरिट को सील किया जा सके और ये हमारे टाउन का बिगेस्ट सेलिब्रेशन है। ये बात सुनने के बाद एमसी को थोड़ा डाउट होता है और वो डॉक्यूमेंट को याद करता है और पता करता है 38 अगस्त, ये तो बिल्कुल वही डेट लग रही है जब ये टाउन डिस्ट्रॉय हुआ था। और तभी अचानक से लिया काफी खुश हो जाती है और उससे लगता है कि तुम वहां पर देखो जो एओमियो जी है वो वहां पर बाहर आने में लगा हुआ है जो कि इसे सील करने वाला। और तभी पता चलता है कि वहां पर तो वो लड़की आ गई जो कि इसके सामने आ रही थी, चोरी कर रही थी अभी, और दूर से चिल्लाती है और कहने लगती है कि मैं एक ग्रेट ओनियोमियोजी हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ पर एक इविल स्पिरिट है और इसलिए मैं यहाँ पर उसे भगाने के लिए आई हूँ। लेकिन एमसी से देखकर तुरंत पहचान लेता है, उससे क्या लगता है कि ये लियू मिंग नहीं है क्या? इसको देखकर तो ऐसा लगता है इसके बारे में तुम बात कर रही हो, इसे तो मैं जानता हूँ और तुम्हें देखकर लगता है ये वाकई में ईस्ट और वेस्ट के स्टाइल में ली हुई है तुम्हारे पास? ये देखकर तभी लिया बहुत जोर जोर से कपकपाने लगती है और उससे कहती है कि नहीं, जो ग्रेट इम्यूजी है वो इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए था। और तभी अचानक से एक भागता हुआ टाविस्ट आता है, चिल्लाते हुए उससे क्या लगता है कि इस चोर ने मेरे सारे आइटम चुरा लिए हैं जिससे कि हम उस इविल स्पिरिट को सील कर पाए हैं, तो मैं जल्दी से पकड़ना होगा। लेकिन लियू मैंग जी वहां पर उस आइटम को लेने के बाद वहां से भगना चालू कर देती है, वो भी जोर जोर से और सभी के ऊपर पैर रखते हुए। और आसपास के सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी छलांगे तेज तेज होती है। और तभी वो काफी तेज दौड़ते दौड़ते हमारे एमसी के पास
पास से गुजरती है और जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं तो वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसका कंधा हमारे एमसी से टकरा जाता है और लेकिन जितने लोग उसके पीछे पड़े होते हैं जैसे खाना रुक नहीं पाती और वहां से भागने लगी होती है। तभी एलिस उससे पूछने लगती है कि चैन किरण आखिरकार ये जो बंदी है वो जानी पहचानी नहीं लगती है तुम्हें। जब हमारा एमसी अपनी पॉकेट को चेक करता है तो इसको देखकर एलिस कंफ्यूज होती है और उससे पूछती है क्या हो गया। तो मेरा एमसी उसे बताने लगता है कि जो इस बंदा अभी ये लड़की पीछे पीछे आई थी, यहाँ पे टकराई थी मुझसे, उसने मेरी सबसे ज्यादा बढ़िया चीज चुरा ली जो कि मेन वर्ल्ड से मैं अपने पास लाया था। तभी भागते भागते वो लड़की एक जगह पर जाकर छुप जाती है और सभी लोग दूसरी रास्ते की तरफ निकल लेते हैं और मैंगजी इसको देखकर काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि है तुम मुझे पकड़ने में नाकामयाब रहोगे और इस बार तो मैंने वाकई में बहुत बड़ा खजाना ढूंढ लिया है। और इसको देखकर लगता है कि अभी जो बंदे से मैंने चुराया था वो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और तभी वो स्पिरिट स्टोन को जैसे हाथ में लेती है और कहने लगती है कि ये क्या चीज है यार। इसको देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज लगती है, ये बंदा इसे छुपा कर रखा हुआ था और काफी काम की चीज आने वाली है। कैसा लगा कि आखिरकार मुझे थोड़ा बहुत खाकर देखती हूँ, इससे पता चल जाएगा कि मैं देखती हूँ कि ये रियल डायमंड भी है या नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करता इतनी आसानी से। इसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कौन है भाई यहाँ पे। और तभी हमें पता चलता है कि हमारी जो एलिस है वो ऑलरेडी अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है और उसे डरा दिया होता है जिससे कि इसकी वर्ल्ड की इन्फ्लुएंस 5% तक इंक्रीज हो जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उससे कहने लगती है कि कोई डीमन वगैरह है क्या। तभी मैंगजी अपने तलिस्मान को निकालती है और उससे कहने लगती है कि बढ़िया हुआ कि मैंने इस आइटम को लूट लिया था उस डीमन एक्सेसिंग आइटम्स के साथ, अब मैं इस डीमन को हराने में कामयाब रहूंगी। और वो थ्रो कर देती है लेकिन एलिस के सामने ये कुछ भी छोटी मोटी ट्रिक्स बिल्कुल भी काम नहीं आती और एक फूक मारकर उन्हें दूर कर देती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अब क्या बकवास करना चाहती है, जो भी चाहे तुम कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। लेकिन मैंगजी भी कहाँ हार मानने वाली, वो भी कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मैजिक ट्रेजर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, भले ही कितना भी यूजलेस क्यों ना हो। अगर ऐसी बात है तो मेरे इस आइटम के बारे में क्या, और उसे डराने की कोशिश करती है। लेकिन एलिस को इस आइटम से भी कुछ भी नहीं होता और बल्कि वो और ज्यादा उसके पास आ जाती है और उसके साथ खेलना चालू कर देती है और कहती है कि ये चीज मेरे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाली, अब और निकालो तुम्हारे पास और कैसे डरा सकती हो। जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन मैंने पहले कभी भी नहीं देखी है, मेरा कोई मैजिक ट्रेजर काम नहीं कर पा रहा है, कंप्लीटली यूजलेस है और वर्ल्ड इन्फ्लुएंस 5% तक इंक्रीज हो जाती है। तो एलिस उससे कहने लगती है कि तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे दिखा सकती है तुम्हारे पास जो भी मौजूद है। और वो लड़की उससे कहने लगती है कि अगर वाकई में कहानी यहाँ पर आ चुकी है तो ऑफ कोर्स सी बात है मैं यहाँ पर एक चीज करना चाहूंगी। और तुम जाकर वहां से भागने लगती है और कहती है कि मैं इसमें तो एक्सपीरियंस हूँ। लेकिन पता चलता है कि हमारे एमसी ने उसे दूसरी तरफ से घेर लिया होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और सारे का सारा चोरियों का आइटम उसे वापस करने लगती है और उससे कहने लगती है माफी मांगते हो कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी आइटम आपसे लिया था आपको वापस करना चाहूंगी, कैसा रहा कि आप मुझे जहाँ से जाने दो। तो तभी एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। तो मैंगजी उससे कहने लगती है कि बॉस मुझे माफ कर देना, मैंने बस तुम्हारी कुछ चीजें चुराई थी, इससे कुछ भी नहीं है मेरा तुमसे लेने देना, और तुम मुझे इसे मार दोगे मुझे अगर, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला। तभी एमसी उससे पूछता है कि तुम मेरा जवाब सही सही दो, क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो शौक होती है, चिल्लाती है और उससे क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी नहीं देखा है, अगर मैंने तुम्हें पहले देखा होता, इस उड़ती हुई बड़ी चमगादड़ को मैंने पहले कभी देखा हो तो मैं डेफिनेटली कभी भी तुम्हें गुस्सा करने की हिम्मत नहीं दिखाती। ये देखकर वो काफी शौक हो जाती है, एलिस चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम किसी चमगादड़ कह रही हो बे। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ लेकिन आखिरकार तुम इन सब चीजों चुराई हुई चीजों का क्या इस्तेमाल करना चाहती हो। और मनी मन में कह रहा होता है कि इसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ, ये क्या चलने में लगा हुआ है। तभी मैंगजी उससे कहने लगती है कि ओह एक्चुअली मैं बस इस चीजों को चुराना चाहती थी ताकि मैं अपनी जान को बचा सकूं। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसको देखकर वो शौक हो जाते हैं और जब भागकर सभी के सब लोग उस तरफ जाने लगते तो एलिस उससे कहने लगती है कि जो मैजिक रिएक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, तो वही ये इविल स्पिरिट है जो कि टाउन पीपल इसके बारे में बात करने में लगे हुए थे। तभी वहां पर एक अजीब तरीके का मॉन्स्टर वहां से बाहर निकल पड़ता है उस टाउन के नीचे से और सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागना चालू कर देते हैं। और ये मॉन्स्टर वैसा ही मॉन्स्टर है जो कि अपने मुंह से आग ओलने में लगा हुआ है और सभी के सभी लोगों को वह मारना चालू कर देते हैं और आसपास के जितने भी टाउन के लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग मरना चालू हो जाते हैं और लिया भी उसी में जाकर दब जाती है और वो वहीं पर रोना चालू कर देती है, कोई तो बचा लो यार। लेकिन तभी अचानक से एक उड़ते हुई पावर की बीम आती है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर टपका देती है और पता चलता है कि ये तो एलिस है और कहने लगती है कि तुम बाशट कहेंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर अटैक करने की टाउन वालों पर, वो भी मेरे होते हुए। और तभी एक पावरफुल अटैक तरीके से वो बीस्ट उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हमारा एमसी आता है ताकि वो एलिस लिया को बचा सके और उसे पकड़ता है, उसे पत्थर से बाहर निकालता है और कहने लगता है कि तुम जल्दी से होश में आओ, क्या तुम ठीक हो। लेकिन लिया मरते मरते उससे कहने लगती है कि ये एक आउटसाइडर है, जो इविल स्पिरिट है वह इस सेलिब्रेशन के दौरान अपेयर हो चुकी है और पीपल मरने में लगे हुए इस टाउन के। और तभी वो उसे एक रूम में ले जाने लगता था कि वो जो ठीक कर सके और एक टैबलेट निकालता है और कहने लगता है कि ये चीज तुम्हें हील कर सकती है, लेकिन वो हील होने के लिए तैयार नहीं होती और लिया जोर से चिल्लाती होती है। उससे कहने लगता है कि ये यही वही लड़की है, ये वही लड़की है, जल्दी जाओ और इसको ढूंढ कर लेकर आ जाओ। लेकिन हमारा एमसी पुत्र से कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि तुम किस चीज को ढूंढने के लिए कहने में लगी हुई हो। और लिया वहां से गायब होते होते उससे कहने लगता है कि आउटसाइडर ये मिशन में तुम पर छोड़ती हूँ और वो पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाती है उसकी आंखों के सामने। तभी पीछे से एलिस आती है और उससे कहने लगती है कि चैन करो जल्दी से बाहर आ जाओ, देखो तो क्या हो रहा है। जिसे देखकर एमसी कंफ्यूज और उससे पूछता है कि एलिस तुम इतने ज्यादा घबरा
आर्ट में क्यों रही और उस इंसेक्ट के बारे में क्या। लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर देखता है तो पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं है जो कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर वाली चीज, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रही है। और जब हमारे एमसी को सब कुछ बाहर सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है तो बाहर के चक्कर लगाकर देखता है तो सभी के सभी लोग ऐसे देख रहे होते जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो। और एलिस भी इस बात को जानकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और उससे पूछ लगती है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं उस मॉन्स्टर से फाइट करने में लगी थी उस समय पर तो सडनली सब कुछ पूरी तरीके से गायब हो गया और नेक्स्ट टाइम पर मुझे पता चला कि वर्ल्ड पूरी तरीके से बदल चुका है और पूरे के पूरे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, रीसेट हो चुका है जैसे। तभी चलते चलते हमारा एमसी लिया के पास पहुंच जाता है जो कि एक फ्लावर शॉप चला रही होती है और उससे कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस फ्लावर शॉप पर, आप क्या देखना चाहोगे। तो एमसी लिया के पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी मैं याद हूँ। तो लिया उससे कहने लगते है कि तुम्हारी जो पिकअप लाइन है वो काफी तो ओल्ड फैशन हो चुकी है, मुझे अभी तक याद है कि हर एक कस्टमर को जो भी आ चुका है मेरे शॉप पर उसके चेहरे के बारे में, लेकिन तुम नहीं हो पहली बात। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा फ्लावर्स मौजूद है, इतने ज्यादा बास्केट मौजूद है फ्लावर्स के, तो क्या रहेगा कि आखिरकार कोई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कोई इवेंट वगैरह हो रहा है क्या यहाँ पे। ये सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि क्या तुम आउटसाइडर हो, तो कल यहाँ पर एक एनुअल मेमोरियल फेस्टिवल होने वाला है और कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर फ्लावर खरीदने के लिए आएंगे। इसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है एक मेमोरियल, क्या ये किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं था क्या। ये देखकर लिया उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी कई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होने वाला, देखो कि इस दिन यहाँ पर हम कॉमेमोरेट करते हैं उन लोगों को जो लोग मारे गए थे उस ग्रेट प्लीज के द्वारा, और यहाँ पर कोई भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज नहीं होने वाली। अब जबकि तुम एक आउटसाइडर हो इसलिए जो फ्लावर बास्केट है मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी, मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी प्रे करूंगी। ये बात सुनकर वो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और वहां से चला जाता है और कहने लगता है कि लिया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो जहाँ से जाता है तो लिया कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है कि अजी अजीब बात है, इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता। और जब बास्केट लेकर वो वापस एलिस के पास आता है उससे कहने लगता है कि एक बार ये पूरी की पूरी जैसे ही रीसेट हो जाएगी तो यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी मेमोरीज भी रीसेट हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि इस बार का जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से डिफरेंट है और जो स्पिरिट सीलिंग सेलिब्रेशन है वो एक प्लीज मेमोरियल के तौर पर बन चुका है। क्या तुमने यहाँ पर कुछ अजीब सा नोटिस किया है। तो एलिस उससे कहने लगती है कि तुम्हें वहां पर देखना चाहिए, यहाँ पर कोई फैमिलियर बंदा है। और पता चलता है कि ये तो हमारी मेंगजियो है और ये चोर यहाँ पर क्या करने में लगी है, बहुत बड़े बैग को जमीन पर रखती और चेक करते उससे कहने लगते कि राशन है, वाटर है, इमरजेंसी मेडिसिन है, मेरे पास सब कुछ वो चीजें जो कि मुझे जरूरत पड़ती है। काफी ज्यादा अच्छा लगा, उम्मीद से कि कल के लिए मैं सर्वाइव करने के लिए काफी रहेगा इतना सब कुछ। फिर पीछे से हमारा एमसी उससे पूछता है कि कल के सर्वाइव करने के बाद क्या, तुम तब तक क्या करना चाहती हो। तो वो जवाब में देती है कि ऑफकोर्स की बात है कि मैं स्मूथली नेक्स्ट रीसेट तक यहाँ पर इंतजार करूंगी ताकि सर्वाइव कर सकूँ नेक्स्ट रीसेट तक। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर तो उसे कोई भी नहीं जानता, गन निकाल कर तरफ शूट करने के लिए रेडी होती है। तो एमसी अपने हाथ खड़े करते उसे कोई नहीं लगता है कि तुम्हें शूट करने की जरूरत नहीं, ये मैं हूँ, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इससे पूछते हैं क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ। वो लड़की पूरी तरह से कंफ्यूज एमसी से बताता है कि मैं वाकई में कभी भी नहीं भूलने वाला जो लोग मेरी चीजों को चुराते हैं, और खासकर तो मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता है तभी हमारी जो एलिस वो अपने चमकादड़ वाले पंख उसके दिखा देती है और उससे कहने लगते हैं क्या तुम्हें ये बंदी याद है अभी भी। जिसको देखकर वो काफी शौक होती है और उससे कहने लगते हैं कि ये तो वही चमकादड़ नहीं है क्या। ये बात सुनकर एलिस को काफी गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली जहाँ पर कीड़ा है, मैं नहीं हूँ। तभी वो जोर जोर से हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैंने इस बारे में कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस टाउन में मेरे अलावा भी यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो कि रीसेट होने के बाद उनकी मेमोरीज वापस आ जाएगी। ये सुनने के बाद एमसी उससे पूछ लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि तुम बता सकते हो स्पेशली आखिरकार इस सिचुएशन में क्या होने में लगा हुआ है, जो सो कॉल्ड रीसेट है और तुम्हारा जो सर्वाइवल बिहेवियर है यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी वो लड़की उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है और बताती है कि तुम मेरे साथ पहले आ जाओ, तो मैं बताती हूँ और चलते चलते सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। तो एलिस अपने पंखों को देखती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें वाकई में मेरे जो पंख है वो किसी आई मीन किसी कीड़े की तरह लगते हैं क्या। तभी एमसी कहता है एलिस तुम मेरे साथ चलो, और वो कहती है ठीक है आ रही हूँ आ रही हूँ। तभी जाते जाते वो लड़की उसे घर के पास ले जाती और उससे कहने लगती है कि तुम अंदर आ सकते हो। जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम यहीं पर इस जगह पर रहती हो। तो वो लड़की उसे बताती है कि कुछ इस तरीके से समझ लो, हर टाइम पर जब भी रीसेट होता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कहाँ पर किसी भी जगह पर मैं क्यों ना हूँ, लेकिन इसी जगह पर मेरी नींद खुलती है और हमेशा इस घर की चाबी मेरे पास मौजूद होती है। तभी एलिस की नजर उसकी फोटो पर जाती है। दूसरी तरफ लड़की उससे कह रही होती है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना है, पानी है इस फ्रिज के अंदर, तुम जो चाहे वो ले सकते हो, अपना ही घर समझो। हमारा एमसी बैठ जाता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या चलने वाला है तुम्हारे साथ और इस टाउन के साथ। तो लड़की उसे बताती कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ इस साइकिल के बारे में। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस साइकिल के स्टोरी लाइन के अनुसार जो ग्रेट प्लीज की तो यहाँ पर कुछ ईयर्स पहले ब्रेकआउट कर चुका था और जो मेरे दिमाग के अंदर मेमोरीज हैं उस मेमोरीज के अनुसार यहाँ पर पूरे के पूरे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और बेसिकली देखा जाए तो वो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। और एक बार जब वो प्लीज डिसअपीयर हो चुका तो जो सर्वाइविंग वाले इस टाउन के जितने भी लोग थे वो मारे जा चुके थे ऑलरेडी। और इस टाइम का जो डिजास्टर है वो ऑब्वियसली बात है वो ज़ॉम्बीज क्राइसिस वाले स्केनेरियो या फिर प्लॉट आने वाला है। और मैंने इस साल के लिए सर्वाइव करने के लिए सप्लाईज एडवांस में तैयार कर रखी हुई है और कल के सर्वाइवल के लिए तैयारी कर रही हूँ। और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या, तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए
और रूल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और बात करें इस डिजास्टर के बारे में तो एमसी क्या लगता है कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ सकते हो। तभी वो उससे कहती है कि हाँ, तुम्हारे बारे में देखा जाए तो तुम्हारी अटैक पावर, कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा है, तुम प्रोबेबली काफी ज्यादा सर्वाइव करने में कामयाब रहोगे। आखिरकार मैं तुम्हें कहाँ से बताना चालू करूँ, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और मैं कब से इस टाउन के अंदर ट्रैप्ड हो चुकी हूँ। मुझे कई सालों हो चुके हैं ऐसा लगने में लगा हुआ है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ कई साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है वहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो टाउन है इसे स्प्लिट सीलिंग टाउन कहा जाता था। और मेरी अर्लियर मेमोरीज के हिसाब से जो भी इस टाउन में होने में लगा हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर कई सारी क्विकली स्प्रेड वॉर भी हुई थी। ये टाउन उसके बाद डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर कई सारी आग जलने के कारण एक बार तो किसी मॉन्स्टर ने मार दिया था। लेकिन जहाँ पर जब भी रीसेट होता है तो मेरे अलावा सभी के सभी लोग इस जगह को पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं। और तभी से यहाँ पर कई सारे ऐसे डिजास्टर्स हुए हैं जिन्हें मुझे झेलना पड़ रहा है। अर्थ डिजास्टर, वॉल्केनिक eruption, अर्थक्वेक, डिमोनिक इन्वेंशन, हर तरीके के डिजास्टर। और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अकेली मैं ही ऐसी हूँ जिसे सब कुछ याद रहता है हर रीसेट के बाद। और मैंने यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए तुम्हें पता भी नहीं होगा कि क्या क्या किया है। और जब भी ये वर्ल्ड रीसेट होता है तो हमेशा हमेशा वही 12th वाली डेट पर मैं रीसेट होकर वापस आ जाती हूँ। और ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। और मैं हमेशा जब भी अपेयर होती हूँ तो इसी रूम के अंदर अपेयर होती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ जब भी मैं अपना दरवाजा खोलती हूँ और नेक्स्ट एपोकलिप्स के लिए तैयार होना पड़ता है मुझे, इसलिए टाउन में जाकर मैं सारा सारा सामान इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी तीसरा दिन मौजूद नहीं है मेरे लिए। मुझे देखकर एमसी भी काफी उस्ताद होता है और उससे कहने लगता है कि तुम, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस खत्म होने ना होने वाले लूप में हमेशा से फंसी हुई हो और अकेले रहने में लगी हुई हो। जब लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी सीढ़ियों से किसी को आते हुए दिखा जाता है और कहने लगता है कि जियाउचीन, क्या यहाँ पर लोग आए हुए हैं हमारे घर पर। ये देखकर वो कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर और भी लोग रहते हैं इस घर में। तभी एक औरत आती है और कहने लगती है क्या तुम सभी के सभी लोग इसके फ्रेंड्स हो, क्या तुम अपने फ्रेंड्स को अपने घर पर लेकर आई। और पता चलता है कि ये तो इसकी मॉम है और कहने लगते हैं कि मॉम, ये सभी के सभी लोग मेरे दोस्त हैं, यहाँ पर मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। और इसे देखकर हमारा एमसी और एलिस तुरंत पहचान लेते हैं और कहने लगता है क्या ये वही है। तो एलिस उससे कहने लगती है कि जो चेन कोरैन, क्या तुम्हें अभी याद है कि इसके बारे में बताने में लगी थी जिस वुमन के बारे में सेकंड फ्लोर पर जो मैंने देखे थे स्टार्टिंग में आने, जब हम लोग इस टाउन में आए थे तब पहली पहली बार। ये कोई और नहीं बल्कि मैं ये वही औरत है। मैंग जी उसकी तरफ देखती है और उससे पूछ लगती है कि तुम सभी के सभी इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो चुके हो। क्या तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरी मम थोड़ी बहुत स्ट्रेंज है कि या फिर कोई अजीब है इस एंडलेस लूप में होना, कोई अजीब वाली बात है कि। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हेलो आंटी, मेरा नाम। और जैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने वाला होता है तभी मैंग जी के सामने से एक कोई बहुत ज्यादा तेजी चीज निकलती है और जाकर हमें पता चलता है कि उसकी मम जाकर हमारे एमसी का तुरंत हाथ पकड़ लेती है और तुरंत उससे पूछ लगती है कि तुम किस फैमिली के यंग मैन हो ब्रो। आखिरकार तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इतने ज्यादा टॉल हो, इतने ज्यादा हैंडसम हो, तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा कोई पार्टनर है या फिर तुम्हारे रहने की जगह कौन सी है, तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम जियाउजीन से कैसे मिले और आखिरकार तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक हो जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम काफी खुश नजर आ रही होती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था, तुमने अपनी मॉम को पहले क्यों नहीं बताया कि आखिरकार तुम इस इतने बढ़िया लॉन्डे को जानते हो, यानी यंग मैन को जानते हो। तुम अपने आप को तो देखो, तुम तो वाकई में जवान नहीं हो रही हो बल्कि मैं समय के साथ साथ तुम बुढ़िया होती जाओगी। तुम्हारा जो टेस्ट है वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, मानना तो पड़ेगा ब्रो। आई मीन अपने ही डॉटर से कहने में लगी हुई ये चीज। ये देखकर वो काफी शॉक होती है और उससे कहने लगती है कि हे मॉम, ये बंदा एक लड़की के साथ आया हुआ है। तभी वहां पर उसे एमसी को कोई पीछे की तरफ से खींच लेता है जिसको देखकर उसकी मॉम काफी शॉक हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो एलिस होती है और उससे कह रही होती है कि हे आंटी, सबसे पहली बात तो हम लोग हमारे साथ आए हैं, आई मीन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिचुएशन हो रखी है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर लाइन में लगी हुई हूँ तो तुम्हारी डॉटर को पीछे लगने को कहो, ठीक है। यहाँ पर पहले नंबर मेरा है। ये देखकर एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज और उससे पूछ लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तो एलिस उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बस मदद करने में लगी हुई हूँ या फिर तुम वाकई में इसके सन इन लॉ बनना चाहते हो। अगर तुम नहीं बनना चाहते हो तो मेरा साथ। अब जबकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो उसकी कमर से पकड़कर उसकी तरफ खींच लेता और उसकी तरफ लवी डबी वाली बातें करते हुए कहने लगता है कि तुम लिटिल रास्कल कहीं के, तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए दूसरों के सामने। और इस तरीके से एक्टिंग करते करते हमारी एलिस इस एक्टिंग में इतनी घुस जाती है और काफी क्यूट से चेहरा बनाते कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और इन दोनों के इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद उसकी मॉम पूरी शॉक हो जाती है और तभी उसको डॉटर उससे पूछते कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतना शॉक क्यों लग रही है। तभी उसकी मॉम काफी उदास होती है और कहने लगती है कि तुम तो एक नंबर के यूजलेस हो, यूजलेस। ये देखकर वो काफी शॉक होती है मैंग जी और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतनी तो उदास क्यों लगने में लगी हुई हो। तो उसकी मॉम उससे कहने लगती है तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझोगी, आखिरकार तुम्हें पता भी है कि मैं समय के साथ साथ कितनी ओल्डर होती जा रही हूँ और तुम अपने आप को देखो और इन लोगों को देखो कितने ज्यादा लवी डबी हो रहे हैं और तुम सिंगल ही मरोगी। जब उसकी मॉम वहां से चली जाती तो मैंग जी उससे कहने लगती है कि तुम मुझे माफ कर देना तुम्हें परेशान करने के लिए। जैसे कि तुम जानते हो कि मेरे पास अभी भी जो मॉम है इस वर्ल्ड में मौजूद है और इसे कुछ भी याद नहीं रहता जब भी प्रीवियस लूप्स के बारे में, तो हमेशा ये मुझे सेटअप करने के बारे में सोचती है दूसरे के साथ। ये बात सुनकर एमसी खुश होता है और उससे माफी मांगता है, उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मुझे काफी तो हार्ट वार्मिंग है कि तुम्हारे पास फैमिली मौजूद
मौजूद है। ये सुनने के बाद मैंग जी उससे कहने लगती है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है क्या? लेकिन किसी रीजन कारण से पता नहीं क्यों जैसे जैसे वो रीसेट होता जा रहा है ये टाउन, वैसे वैसे मेरी मॉम की हेल्थ और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि हर रीसेट के साथ वो रिकवर नहीं होती और शायद एक ऐसा समय भी आएगा जब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी। खैर, अब हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो और मैं अपनी मॉम की मदद करने जा रही हूँ, यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय बचा हुआ है नाइट फॉल होने से पहले। तो इससे पहले कि ये गायब हो जाए तो हम लोग एंजॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए सबसे पहले। तभी उसकी उसी मॉम बुलाती है और कहने लगती है कि ज़ियाउद्दीन तुम आओ मेरी और मदद करो इस गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए। और वो अंदर चली जाती है भगती भगती। तो एलिस उसको देखकर उससे कहने लगती है कि हे, तुम्हें बारे में सोचा जाए तो इसको देखकर लगता है ये काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है इस लड़के के लिए सिचुएशन। इसकी पूरी की पूरी फैमिली मारी जा चुकी है और हर दिन अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है और ये स्टिल यहाँ पर अपने दिमाग को मेंटेन कर कर रखने में कामयाब रही किस तरीके से चैन कर रहे हैं। तुम इसके बारे में इतना क्या सोचने में लगे हो? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम वाकई में इसके लिव इन सन इन लॉ बनना चाहते हो। तभी हमारा एमसी थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है कि हमने सिचुएशन को थोड़ा मिस कर दिया है एलिस, हमें थोड़ा और सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या कंडीशन थी इस टाइम लूप की होने की। तो एलिस उससे कहने लगता है कि ये 13 का एंड नहीं था कि अगस्त का। एमसी कहता है कि नहीं, तुमने गलत सोच और वो उसे बताने लगता है इसके बारे में। अभी तक जो लास्ट लूप में हमने देखा था उसके अनुसार जो लूप था वो काफी तेजी से हो चुका था खत्म और नया लूप चालू हो गया। इससे पता चलता है कि जो बिगिनिंग है अगस्त 13 की वो इसकी पूरी तरीके से एंडिंग नहीं है। ये बात सुनकर एलिस भी इस बात से एग्री होती है और कहने लगती है कि हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में सोचो कि आखिरकार क्या हुआ था उस वक्त रीसेट होने से पहले। तो एलिस बताती है कि उस जब रीसेट हुआ था उससे पहले मैं मॉन्स्टर से फाइट करने में लगी हुई थी, इसने मुझ पर अटैक किया और फिर मैंने उस बंदे पर अटैक करना चाहा और जब मैंने उसके पावरफुल अटैक तरीके से करने के बारे में तभी पता चला कि जिस घर में हम रुके हुए हैं वो घर अचानक से ब्लास्ट हो गया और पूरा पूरा घर आग में जल गया। तभी उसे याद आता था सब कुछ और बताती है कि उस समय पर उस मॉन्स्टर ने जब इस घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब वर्ल्ड रीसेट स्टार्ट हो चुका था। तो हमारा एमसी तुरंत समझ जाता है और उससे कहने लगता है कि इसकी ये मेरी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट होती है। इससे पता चलता है कि जो वर्ल्ड है वो सपोर्ट करने में लगा हुआ है पूरी तरीके से इस घर पर डिपेंड करता है और मैंग जी की स्टोरी के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कितने ज्यादा लूप हो, ये हमेशा अपने घर में ही उठती है। और लास्ट लूप में जब वो डिजास्टर होने में लगा होता है इस टाउन में, तब इसका जो पहला इंस्टिंक्ट था वो प्रोबेबली यहाँ पर वापस आने का था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उस मॉन्स्टर ने उस घर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था लियू मैंग जी की इस घर के। तो इससे ये बात पता चलता है कि इस लियू मैंग जिन के पर्सपेक्टिव से शायद इस बारे में इस बात को पता नहीं होगा कि इसकी जो डेथ है वो उसके रीसेट को बनाने में लगी हुई है और इसे ऐसा लगता है कि हम लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि जो रीसेट होने में लगा हुआ है वो 13 के एंड पर होता है। ये बात सुनकर एलिस उससे पूछती है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लियू मैंग जिन है वो एक आंसर पॉइंट है इस लूपिंग टाउन का और जैसे ही ये बंदी मरती है तो टाउन पूरी तरह से रीसेट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? जहाँ पर हमारा एमसीयू से एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि तुम्हें इस बारे में याद है कि इसकी मदर कहने में लगी हुई थी कल एक बहुत बड़ा दिन है, शायद ये रीजन हो सकता है। और हर बार इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन की जो एनिवर्सरी है वो मैंग जिन के बर्थडे है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? और अभी तक पूरा का पूरा जो टाउन है वो पूरी तरीके से शांत है। इससे पता चलता है कि ये स्टॉर्म आने की, तूफान आने की पहले की शांति है। तो एलिस की बात मानती है और कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो लूप एग्जिस्ट करता है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो लियू मैंग जिन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो तुम्हें इसके बारे में पता चला तो चला कैसे? तो एमसी उससे कहने लगता है कि ये मेनली इसलिए क्योंकि एक और डिटेल थी इसके वर्ल्ड इन्फ्लुएंस। शायद तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। जब पहली बार वर्ल्ड की इन्फ्लुएंस बढ़ी थी तब पता चला था कि तुम पहली बार कॉन्टेक्ट में आई थी इस घर में और उसके बाद जैसे जैसे तुम उस लियू मैंग जिन के साथ अपनी पावर दिखाते रही वैसे वैसे करके जिसे जितना ज्यादा तुमने डराया उसे उस तरीके से वर्ल्ड इन्फ्लुएंस बढ़ती रही। तो एलिस उससे कहती है इसका मतलब ये हुआ तुम कहना चाहते कि जैसे जैसे वर्ल्ड इन्फ्लुएंस बढ़ती है उस वक्त ये लड़की वहां पर मौजूद थी। तो इससे जो पॉसिबल हो सकता है कि जब भी ये इससे घर से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वर्ल्ड इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है और जब मैं इस घर में जो भी करने में लगी हुई थी उससे पहले वो उस जगह पर मौजूद थी। जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो सेकंड रीजन है इस बात के लिए जो मेरी गट फीलिंग कहने में लगी हुई है कि इस फोटो फ्रेम में जो मैसेज लिखा हुआ है वो एक ब्लेसिंग है, मे योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। आई मीन तुम्हारे सपने पूरे हो, सीधी सी बात है, या फिर तुम्हारी जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में बदल जाए। और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सब कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है, इस ब्लेसिंग के बारे में। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एलिस जब उसे बात पता चलता है और कहने लगता है हमारा एमसी कतई डिटेक्टिव वाले मोड में आने के बाद, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सारी की सारी जो लूप्स होने में लगे हैं वो इन्हीं के कारण हो रहा है और ये तुम्हारा जो सो कॉल्ड सील स्पिरिट टाउन है वो एक्चुअली में लियू मैंग जिन का एक सपना है, एक ड्रीम है। और ये जो ड्रीम है वो हमेशा से इस दिन के अंदर ही फंस चुका है जो मोस्ट मेमोरेबल डे था इसके लिए, इसलिए। और जैसे ही वो उसके दिन आता है 13 अगस्त, जब फिर पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से रिस्टार्ट होता है और पता चलता है कि एक डिजास्टर हुआ था उस समय पर। ये बात सुनने के बाद एलिस भी कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है ये काफी अजीब बात है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है तो आखिरकार जो बेल्स है वो इतनी जल्दी क्यों बजने में लगी हुई है। तो मैंगजिन तुरंत अपनी गन लेकर बाहर निकलती है और कहने लगती है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा, मुझे अजीब तरह की आवाज सुनाई दे रही है। पता चलता है कि जो ज़ॉम्बी है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने में लगा हुआ, लेकिन वो तुरंत उस ज़ॉम्बी पर शूट कर देती है ताकि उसे मार सके। और पता चलता है कि ये शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी है और उससे
देखकर वो काफ़ी शॉक होती है और कहने लगती है कि हॉली क्रॉप जो डिजास्टर यहाँ पर अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, वो इतने समय से पहले कैसे आ गया हर बार की तरह, अभी तो सिर्फ इवनिंग हुई है। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या तुमने कभी भी एक ऐसा डिजास्टर का एनकाउंटर करना पड़ा था जो कि समय से पहले हुआ हो? तो मैंगजीन उससे कहने लगता है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, जो डिजास्टर है वो हमेशा रात के बाद में आता है, लेकिन इस बार कुछ बात ही अलग है। तो हमारी एलिस भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है, अपनी चमगादड़ वाली, और उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारी मदद को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी। ये बात सुनकर मैंगजीन काफी खुश हो जाती है, तुरंत घर के अंदर घुस जाती है। उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब इस तरह के बिहेवियर को देखती है एलिस, तो उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई बहुत ज्यादा डिसिसिव हो। तो मैंगजीन उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे इसे स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहना चाहूंगी और मैं तुम्हें दूर से देखती रहूंगी। तो हमारा एमसी उसके इससे गुस्सा देखता है और तो कहने लगता है, इसको देखता लगता है कि हमने इस बात का रियलाइज कर लिया है कि जो इस वर्ल्ड की सच्चाई वो हमें पता चल चुकी है, जिससे कारण जो इसका स्टिमुलेटेड सीरीज थी वो रिएक्शन करना चालू कर दिया है। जैसे पता चलता है कि तुम सपना देखने में लगी हुई है, तो जो सपना है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी वहां पर हमें पता चलता है एक ज़ॉम्बी एक बंदे का पीछा कर रहा होता है, उसे खाने के लिए उस तरफ आता है, वो भीख मांग रहा होता है अपनी जान की, और देखता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज की संख्या वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर ही होते हैं। और तभी एलिस उड़ती हुई आती है और उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ब्यूटीफुल ड्रीम जैसी नाम की कोई चीज भी मौजूद है, क्योंकि अगर ये वाकई में ल्यू मैगजीन का एक सपना है तो मैं यहाँ पर ब्लड प्रोटेक्शन नाम की शील्ड बना देती हूँ, जिससे कि पूरे के पूरे जो घर है वो एक अजीब तरीके की शील्ड से घिर जाता है, कोई भी एनर्जी कोई भी बीस्ट उसके अंदर नहीं जा सकता उसके बिना परमिशन के। और एमजी को बताती है कि जो मेरा ब्लड मैजिक है, मुझे लगता है कि ये इन सब छोटे मोटे बीस्ट का अटैक झेलने के लिए काफी है, लेकिन ये सिर्फ तभी तक काम करेगी जब तक ये छोटे मोटे हैं, लेकिन इससे कोई पावरफुल चीज आई तो शायद नहीं बच पाएंगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, एलिस उससे पूछने लगती है कि जरा एक मिनट रुको, यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद हैं और तुम अभी भी बाहर जाना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है मेरे ये कहने का मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि इस सपने से मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये देखकर एलिस और भी कंफ्यूज होती है और उससे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इस सपने को छोड़कर जाना चाहते हो, ये पॉसिबल तो है, लेकिन तुमने अभी तक खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था, तुम एक्चुअली में एंटर किए गए थे मेरे सेंस को शेयर कर अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो बाहर भेज सकती हूँ, और लेकिन ऐसा हुआ तो मैं ल्यू मैंगजी और उसकी मदर को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहूंगी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें ल्यू मैंगजी हमारे इस वर्ल्ड को साफ करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, बहुत इंपॉर्टेंट चाबी है, क्लू है, तुम्हें इन्हें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मैं बाहर जाता हूँ और तुम्हें तब तक इनको प्रोटेक्ट करना होगा। मैं बाहर जाकर सारा का सारा मेडल संभालता हूँ। जिसको देखने के बाद वो तुरंत उसे किस करने के लिए उसके आगे सामने लगती है, लेकिन हमारा एमसी समझ चुका होता है कि इसके साथ सिर्फ मजाक कर रही है और कहने लगता है कि तुम्हें नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, और वहीं पर बैठकर उदास हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें देखो तो जरा, तुम तो वाकई में अब तो अनफेयर हो चुके हो, तुम मुझे टच भी नहीं करने दे रहे, तुम देख सकते हो पर टच नहीं कर सकते, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमारा एमसी की बकवास नहीं सुनता और क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बात का याद रखना कि तुम्हें जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और कई सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए वापस से कूद पड़ते हैं, जिसको देखकर एलिस उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक माइंडलेस क्रीचर्स है जिन्हें हराना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, और अपनी आंखों में देखने के लिए एमसी को कहती है। और उसके बाद हमारा एमसी वहां से जाते जाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आखिरकार ये एक सपना ही तो है, अगर ये वाकई में एक सपना है तो ये सपने के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। और तभी हमारा एमसी बाहर की तरफ आ जाता है और पता चलता है कि जिस जगह पर वो खड़े थे उस जगह पर अभी भी खड़े हैं, और हमारी एलिस उसके सामने खड़ी हुई है और उससे बोलते कि जो मेरी मेन कॉन्शियसनेस है वो अभी भी ड्रीम वर्ल्ड में है, तो मैं तुम्हारी यहाँ से मदद नहीं कर सकती हूँ, तुम अपने आप पर सब कुछ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर मूव नहीं कर सकती हो? तो एलिस उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी जो प्रोसेसिंग पावर है वो ऑलरेडी यूज हो रही है एक जगह पर, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बॉडी रख सकती हूँ और तुमसे बात कर सकती हूँ, तो मैं बस मुझे अपने साथ ले जाना होगा कैरी कर। तभी हमारा एमसी अपनी पीठ पर बैठा कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो एलिस उससे पूछती है कि वैसे एक बात बताओ, अगर तुम कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो? तो एमसी उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये सपना स्टार्ट हुआ था, जहाँ से जॉम्बी आए थे, और जो डायरेक्शन से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी जिससे, और जो इविल स्पिरिट की जो इमर्जिंग वाली प्रोसेस थी लास्ट लूप में, वो एक्चुअली में सेम ही जगह से हुई थी, और वो कोई और जगह नहीं बल्कि में यह वह टावर है। और फुल रफ्तार में भागते भागते हमारा एमसी उसे पीछे बैठाकर वहां पर ले जाता, और तभी वहां पर जैसे वो उस टावर के पास पहुंचता तो कोई आकर उसे वहां पर रोक लेता, जिसे देखकर एमसी कहने लगता है कि अच्छा तो तुम, ये सच में तुम ही हो। यहाँ पर वो उससे कहने लगते कि मैंने तुमने इसके बारे में नहीं कहा था कि तुम रात के समय में इस घर को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, अगर तुम मेरी बात मानते तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ भी देती और निकाल भी देती, लेकिन अब तुमने और भी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी है मेरे लिए। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इसमें मदद नहीं कर सकता, आखिरकार जो मैं करने वाला हूँ आफ्टर ऑल, क्योंकि जो रियल डिजास्टर सीलिंग जो टाउन है वो तुम हो, कोई और नहीं। ये बात सुनकर वो मैंगजी उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चला? जहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि एलिस तुम्हें अपने आप से खड़ा रहना होगा। तो एलिस अपनी बॉडी को वापस से खड़ा कर लेती है और उससे कहने लगती है कि मैं अभी उस वक्त फाइट करने में बिजी हूँ, तो तुम जैसा चाहो
वैसा कर सकते हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो इनिशियल सस्पिशन हमारे तब थे, शायद तब से स्टार्ट हुए जब हमने उस फोटो फ्रेम को देखा था उस घर के अंदर, जब हम पहली पहली बार मिले थे। जब मैंने उस फोटो फ्रेम पर नंबर लिखे हुए देखे तो इनिशियली मैंने सोचा था ये एक डिजास्टर डेट है जब इस टाउन को हुआ था और तुम्हारे जो पेरेंट्स को इसके बारे में पता चल चुका था और तुम्हें भागने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद मुझे वापस से रियलाइज हुआ कि इस कंक्लूजन पर पहुंचा सब कुछ सारे के सारे क्लूज को मिलाने के बाद कि यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और वो ये है कि क्या होगा कि सारे के सारे जो डिजास्टर थे वो इस टाउन में हुए थे, वो सारे के सारे स्टार्टिंग से ही तुम्हारे द्वारा किए गए हो, तो क्या होगा। ये बात सुनकर मैगजीन उससे कहने लगती है कि अच्छा तो क्या हुआ, तुम इस बात से साबित कैसे कर सकते हो। तो हमारा एमसी कहने लगता है कि जो सेकंड पॉइंट जिस बात का ये है कि जो हम लोग ड्रीम वर्ल्ड में देखने में लगे हुए थे वो तुम्हारे वाला, उसके अनुसार हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं मिले थे, लेकिन वो अभी भी अजीब अजीब तरीके के बारे में बात करने में लगी थी और डिजास्टर के रिपीटेड वाले प्रोसेस के बारे में भी जानती थी। और तो और इस लड़की के अलावा तुम ही यहाँ पर एक ऐसी बंदी हो जो कि असली वाली हो और इस टाउन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। इस बात को सुनने के बाद वो कहने लगती है कि जिस जगह पर वो लड़की मौजूद है वो इस ड्रीम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट है और इस ड्रीम के द्वारा ही उसे वहां पर भेजा गया है और मैं उस जगह पर नहीं पहुंच सकती हूँ। लेकिन मैं वहां पर नहीं पहुंच सकती, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ और चीज वहां पर नहीं पहुंच सकती है। और मैं ये जानना चाहती थी कि आखिरकार तुम वापस आने में कामयाब कैसे रहे। ये बात सुनकर हमारा एमसी बताता है उससे क्या लगता है कि नेचुरली देखा जाए तो मैं इन सभी के सभी इल्यूजन इफेक्ट से बिल्कुल तरीके से इम्यून हूँ और तुम्हारा जो ड्रीम है मैं अपनी इच्छा अनुसार उसमें अंदर जा सकता हूँ और बाहर आ सकता हूँ फ्रीली, वो भी हमारी एलएसजी के साथ। ये बात सुनकर मैगजीन उससे क्या लगता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। तभी टाउन के जितने भी लोग होते हैं चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं, जिसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ कि आखिर एग्जैक्टली तुम हो क्या। तो मैगजीन उसे बताती है और कहती है मेरा नाम लियू मैंगलान है और ऑफकोर्स ये देखे वाली बात कर रहे हैं तो पूरी तरीके से मैं नहीं हूँ। मैं बस एक समय पर अनकॉन्शियस केओस की तरह कहा करती थी, एक इविल एनर्जी की तरह कह सकती थी, लेकिन मैंने जैसे इसकी मेमोरीज को एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद इसकी अपीयरेंस को मैंने शेयर करना चालू कर दिया, उसके एक्सपीरियंस को भी। ये बात सुनकर एमसी कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम वो करप्टिंग फोर्स हो जो कि लियू मैगलिन की बॉडी को कंट्रोल करने में लगी हुई है। ये बात सुनकर वो मुस्कुराती है और इससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम करप्टिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा तो ये चीजें तुम मुझे इस नाम से बुलाते, मुझे नाम काफी तक पसंद आया। तभी टाउन का जो मेयर होता है वो अपने मुंह से एक अजीब सा टेंटिकल निकालता है उसे पकड़ने के लिए। हमारा एमसी हार नहीं मानता और किक मारने लगता है और तभी कई सारे ज़ॉम्बीज मिलकर हमारे एमसी पर अटैक कर देते और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी उसे मारते मारते कहने लगता है कि अच्छा तो इसलिए तुम्हें इस वर्ल्ड में सील कर दिया गया था। जहां पर वो बताती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही मैंने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया था लेकिन जब भी मैं उस लड़की को मारने की कोशिश कर रही थी, उसके पेरेंट्स को मारने की कोशिश कर रही थी, तो इस बॉडी की जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है उसने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई, इसलिए मुझे उन्हें जिंदा रखना पड़ा। लेकिन मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट होंगे। एक अननोन मेथड ट्रांसफॉर्म करने के लिए पता नहीं क्या मेथड का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया और उन्होंने इस पूरी टाउन को सील कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि में उन्होंने मेरी कॉन्शियसनेस को दो हिस्सों में बांट दिया जिससे कि वो अदर पार्ट को बहुत ज्यादा डीपेस्ट टाउन के अंदर जाकर प्रोटेक्ट कर सके और कंप्लीटली शांति से उसकी जिंदगी दे सके। लेकिन उस जगह पर मैं भले ही पूरी तरीके से ना पहुंच पाऊं लेकिन मुझे दूसरे तरीके के ढूंढने पड़े। तभी एमसी कहने लगता है कि अच्छा तो इसलिए जितने भी डिजास्टर होने में लगे होते उस टाउन में वो तुम्हारे द्वारा किए गए थे। ये सुनकर मैंगलियन उससे कहने लगते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो वाकई बहुत टफ बनो, मानना पड़ेगा। मेरी जो मेन बॉडी है वो एंटर नहीं कर सकती लेकिन वो एग्जिट भी नहीं कर सकती, मैं अपनी पावर को तो वहां तक भेज ही सकती हूँ कुछ ना कुछ करके। और जब मैं ऐसा करने में कामयाब रही तो मैंने उस पूरी की पूरी टाउन को कई डिजास्टर से घेर दिया और हर बार मैंने इसको मारने की कोशिश की ताकि लियू मैंगलियन पूरी तरीके से मर जाए। लेकिन जब भी मैं उसे मारने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ का टाइम रीसेट हो जाता है और उसके पेरेंट्स की तरह ऐसा हो रहा था। उन्होंने उस पूरी की पूरी जगह को एक टाइम रिवर्सल टेक्निक बना दिया था। आई मीन एक ऐसा टाउन जो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा और हर बार एक नया दिन चालू होगा। ये बात सुनने के बाद वो काफी शौक होता है एमसी। यहाँ पर लियू मैंगलियन उसे बताती है कि मैंने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया था ताकि मैं उसे वापस से रिवाइव कर सकूं और उसे टॉर्चर कर सकूं उसकी सोल पावर को खत्म करने के लिए। ये बात सुनकर एमसी क्या लगता है कि अच्छा तो इसलिए जो रियल बर्थडे जो प्रेजेंट था उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया था वो ये था। और तभी एमसी को वो बात याद आती है जब अंदर वाली जो लियू मैंगलियन है उसने उससे कहा था कि मुझे माफ कर देना, भले इस वर्ल्ड में मेरी मौत बार बार हो रही है, मैं मर जाती हूँ रीसेट हो जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड में जब तक मेरी मॉम मौजूद है तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं रिपीटेड साल को भी झेलने के लिए तैयार हूँ। और जब उसे उसका उदास हुआ चेहरा याद आता है हमारे एमसी को, उसे काफी गुस्सा आती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि डैम इट, तुमने वाकई में मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और एक चमकती हुई रोशनी पूरी सभी के सभी मॉन्स्टर को मारना चालू कर देती है। ये देखकर ये डीमन वाली कियोस जो लियू मैंगलियन है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है, समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तुम जो कि हमेशा दूसरे लोगों को, दूसरे के पीपल के बर्थडे को, प्रेजेंट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करती हो, तुम तो वाकई में पिटने लायक हो और आज मैं तुम्हें पूरी तरह पिटने वाला हूँ। दूसरी तरफ हमें ड्रीम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कई सारे मॉन्स्टर उस वाली लियू मैंगलियन के पास पहुंच जाते हैं जिसे हमारे एलिस प्रोटेक्ट करने में लगी होती है। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आ चुके हैं, लेकिन एलिस का हार मानने वाला वो भी अपनी पावर को कलेक्ट करती है, सारी की जितनी पावर कलेक्ट की थी और रिलीज करना चालू कर देती है। और उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता कोई भी नॉर्मल सारे के सारे मॉन्स्टर उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन कोई भी क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि उसे एलिस जो प्रोटेक्ट कर रही है।
जहाँ पर हमारी एलिस कहती है कि मैं साकिबा क्वीन होने के नाम पर ये ऑर्डर देती कि मेरे अटैक्स यहाँ पर किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, और सभी के सभी ज़ॉम्बीज के अंदर छेद कर देती है बहुत ज्यादा। जब ऐसा होता है तो लियू मैंगजिन काफी शॉक होती है और उससे क्या लगती है कि इतनी ज्यादा पावरफुल आखिरकार ये लड़की है कौन, और वर्ल्ड इन्फ्लुएंस 10% तक हो जाती है, जिसको देखकर एमसी खुश होते हुए क्या लगता है कि जो एलिस है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, और दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर है वो उस पर अटैक करना जारी रखते हैं। तो हमारा एमसी भी हार नहीं मानता और वो भी यहाँ पर अपने पंच से मारने की कोशिश करता है, और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनमें एक जैसे जोरदार पंच मारता है वो दूर जाकर गिरते हैं, और हमारा एमसी लियू मैंगजिन पर अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो विटिलिटी है वो यूथ की उसे मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और जब आपस में एक दूसरे की पावर टकराती तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है एनर्जी के कारण, और हमारा एमसी दूर जाकर गिरने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमसी क्या लगता है कि अच्छा तो ये है वह करप्शन की बात, क्योंकि इसके हाथों को बुरी तरह से चोट पहुंच जाती है। तभी वो लियू मैगजिन उसके पास आते हैं, उससे क्या लगता है जो तुम पावर के बारे में बात कर रहे हो कि उसकी पावर के बारे में, तो अच्छा तो तुम एक हेवनली मैसेंजर हो ग्रांड अराइवल के, तो तुम मुझे पकड़ने या फिर मारने के लिए आए हो, तो अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। और अचानक से वहां पर कुछ होने लगता है और अजीब सी चीज बाहर निकल पड़ती है और टेंटिकल जैसी चीज पर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और एक भयानक मॉन्स्टर उसके ऊपर आ जाता है जो कि देखने में किसी स्पाइडर जैसा लग रहा होता है। इसको देखने के बाद एमसी इतना डर जाता है उसकी फट जाती है, तो सिस्टम उससे क्या लगता है कि वार्निंग, एक करप्टेड एनर्जी फील्ड को यहाँ पर रिएक्शन को डिटेक्ट किया गया है, होस्ट प्लीज जितनी ज्यादा हो सके इस वर्ल्ड इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करो, तभी तुम एक हेवनली अथॉरिटी को लॉकडाउन को अनलॉक कर सकते हो। ये बात सुनकर एमसी के लगता है कि ऑफ कोर्स ही बात है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, मुझे ज्यादा से ज्यादा समय निकालना होगा ताकि उसकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सके, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता और अटैक करते हुए कहने लगती है कि हेवनली मैसेंजर, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे डोमेन में आने के बाद मुझे हराने में कामयाब रहोगे, तुम्हें मेरे इलाके में नहीं आना चाहिए था, और एक पावरफुल अटैक इकट्ठा करने लगते अपने हाथों पर और रिलीज कर दी थी डायरेक्टली हमारे एमसी पर उसे मारने के लिए। तभी हमारा एमसी से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी की उड़ता हुआ तीतर जैसे चीज आ जाती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए, और पता चलता है कि शील्ड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और अजीब तरीके के मॉन्स्टर्स वहां पर आ चुके होते हैं, जिसे देखकर एलिस भी पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि जो मॉन्स्टर्स हैं जो मेरी ड्रीम से आए थे इनको देखकर तो ऐसा लगता है वो एक के बाद आने में लगे हुए हैं, मैं इन्हें खत्म क्यों नहीं कर पा रही हूँ। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं अब अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ मैंगजिन भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो रही होती है अंदर वाली, और कह रही होती है कि जो बिंग वाली सिस्टर है, चमकादड़ वाली सिस्टर है, इसको देखकर ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा थक चुकी है, अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो हम ज्यादा जिंदा नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ इसकी मॉम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, इसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे भगने लगती है उसकी तरफ और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो गया मॉम, मुझे इस तरीके से मत डरा। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि जियाओ जिन तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। जियाओ जिन यहाँ पर रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि मॉम प्लीज आप इस जगह छोड़कर मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप ही बची हो यहाँ पर मेरे लिए। लेकिन तभी पता चलता है कि उसकी मॉम उसके सामने वापस से गायब हो जाती है और उन्होंने चालू कर देती है। अब उसके पास दुनिया में कोई भी नहीं बचा हो और डर के मारे वो बहुत ज्यादा कांप जाती है और काफी गुस्सा भी होती है और चिल्लाते हुए वहीं से पटक पटक कर रोने लगती है और कहने लगती है हाथ पटक पटकते क्यों, कहकर बहुत हो गया, मैंने बहुत झेल लिया, आखिरकार हमेशा ऐसा क्यों होता है। इस तरह की जो नाइटमेयर है वो मेरा जो कब खत्म होने वाला है, ये जो लूप है वो कब खत्म होने वाला है, जो मेरा जो प्लस था लास्ट सपोर्ट थी वो भी खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। ये बात सुनकर पीछे से एक आवाज आती है और उसको कहने लगता है कि यही एक सबसे बड़ा सपना था जो वह लोग तुम्हें दे सकते थे। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है, पता चलता है ये सब एलिस कहने वाली थी और उससे पूछते हैं कि एलिस तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और तभी एलिस उसे बताती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के सच्चाई के बारे में सब कुछ बताती हूँ कि आखिरकार जो ब्यूटीफुल ड्रीम्स है जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे उसके बारे में। दूसरी तरफ हमें बाहर का वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर के वर्ल्ड में हमारी एमसी को बुरी तरीके से मार पड़ रही होती है, लेकिन किसी तरीके से इसके फाइनल के अटैक को रोकने में कामयाब रहता है और देखकर पूछने लगती है कि ओ एक्चुअली मिलअप करने में कामयाब रहा तुम तो। और जहाँ पर हमारा पता चलता है कि हमारा एमसी एलिस की बॉडी को बचाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। डैम इट, ये क्या होने में लगा हुआ है, अगर मुझे वाकई में यहाँ पर लेट कर मैंने रोटेट नहीं करता तो मेरी शील्ड शायद अब तक टूट चुकी होती है। यहाँ पर एलिस उसे बताती है कि इस नाइटमेयर के अंदर काफी ज्यादा नाइटमेयर्स को और इनमें काफी ज्यादा मॉन्स्टर को हमने दूर भगा दिया है और हर बार जितनी भी वेव आती है उससे लियू मैंगजिन की जो कॉन्सियसनेस है उसको हम लोग देख सकते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी बात सुनकर उससे क्या लगता है कि मुझे पता है कि मेरी जो इन्फ्लुएंस है इस वर्ल्ड को लेकर वो इंक्रीज होने में लगी हुई है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत समय तो निकालना ही पड़ेगा। तभी वो अपने सिस्टम को बुलाता है और क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपना काम कंटिन्यू रखो और यहाँ पर मैं जितना ज्यादा हो सके तो रोकने की कोशिश करूंगा, और वो भी काफी गुस्से में आ जाता है अटैक करने के लिए। और फाइनली दोनों की फाइट वापस से एक बार स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारा एमसी हार नहीं मान और एक अजीब सी चमकती रोशनी उसकी तरफ रिलीज करने लगता है जिससे कि उस मैगजीन को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और तभी हमारा एमसी फुल पावर से उस पर रिलीज कर देता है अटैक और कोशिश करता है कि वो यहाँ पर मर जाए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक शील्ड आ जाती है और वो मॉन्स्टर से मर्ज हो चुकी है ऑलरेडी मैगजीन, जिससे कारण उससे ज्यादा कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। और जो इसकी जो फाइट चलने में लगी हुई थी जो ओरिजिनल वर्ल्ड में बाहर वाले वर्ल्ड में हमारे एमसी के साथ फाइट कर रही है मैगजीन, और उसकी फाइट को ड्रीम वाली जो मैगजीन है वो देखने में लगी है एलिस की मदद से। जब इतनी भयानक फाइट हमारी जो ड्रीम वाली मैगजीन देखती है तो पूरी तरह से कंप्यूटर शॉक हो जाती है और शॉक होते हुए कहने लगती है कि
ये वाकई में इस सपने के बाहर की दुनिया है जिसके बारे में तुम बात करने में लगी हुई थी। जहाँ पर एलिस बताती है कि जो जो गाय जो बंदा फाइट करने में लगा हुआ है इसका नाम चैन कुवायरन है, जो कि इस नाइटमेयर के सोर्स से फाइट कर रहा है, और जो जो वेरी सोर्स है तुम्हारे इस सफरिंग और इस परेशानी का कारण है। क्योंकि मेरी जो एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीजें तुम्हें दिखा सकती है, लेकिन जो चैन कुवायरन है वो एक्चुअली में इतने ज्यादा भयानक मॉन्स्टर से फाइट करने में लगा हुआ है, जहाँ तक कि तुम्हारा जो नाइटमेयर है हम उसे हरा भी देते हैं, लेकिन चैन कुवायरन को सपोर्ट की जरूरत है हमारी। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है कि जो तुम अगर तुम मुझे बता रही हो वो बात सच है, अगर तुमने पहले मुझे बता दिया होता तो जो टाउन है जो भी बार बार आने में लगा हो, जो मेरे पेरेंट्स की सोल है उसके बारे में तुमने जो बताया है वो गायब हो जाएगी। ये बात सुनकर उसे बताते हैं, उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम्हारी जो मदर थी वो डिसअपॉइंट हो जाती है इस सोर्स के नाइटमेयर के खत्म होने के बाद, और इस सोर्स के नाइटमेयर इस जो नाइटमेयर तुम्हें देने में लगा हुआ है इसके कारण तुम्हारी मॉम की सोल कमजोर होती जा रही है, और धीरे धीरे करके तुम्हारे मॉम की जो सोल एनर्जी है वो कंजप्ट होती जा रही है और वो खत्म हो जाएगी एक दिन आते हुए। और अगर तुम इसे वाकई में प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो एलिस उसे बताते हैं, उससे कहते हैं कि एटलीस्ट कम से हमें इस नाइटमेयर को हराना है, अभी के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, सारी सारी चीजें हमें इस बंदे पर छोड़नी होगी। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही आग होती है और मॉन्स्टर के साथ उनकी फाइट जारी रहती है। और मैंगी उससे कहने लगती है कि जो बंदा है वो अभी भी अटैक करने में लगा हुआ है इतने समय पर बार 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 बार, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, अब हमें इसे हराए तो हराए कैसे। जहाँ पर एलिस उससे कहने लगती है यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर हमारी एलिस उसको पकड़कर हवा में उड़ना चालू कर देती, लेकिन वो मॉन्स्टर हार नहीं मानता और वापस से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है उन पर। और एलिस उसे गोल गोल रानी कितना कितना पानी करके गोल गोल घुमाए लग और उस मॉन्स्टर के मुंह की तरफ थ्रो कर देती है। और थ्रो करते हुए उससे कहने लगते हैं कि तुम इस बात के लिए रेडी हो जो तुम करने वाली हो, ये इतना लेट भी नहीं है अगर तुम यहाँ से नहीं करना चाहती हो ऐसा। तो जब वो अपने हाथ में देखती है तो उसके हाथ में एक टॉप ग्रेड का स्पिरिट स्टोन मौजूद होता है, जो कि चैन कुरन के द्वारा छोड़ा गया था इसके पास पहले, और यही उसके पास आगे तरीका हो, अगर इसे मॉन्स्टर को हराना है तो इसे इस स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तभी उसे पकड़कर मन में सोचती है और कहने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है इस बड़े से नाइटमेयर मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि तुम्हें डेब्योर करेगा। उसके बाद निकलने के बाद तुम इसे ब्लास्ट कर देना। इस मॉन्स्टर को इस टाउन के रीसेट के द्वारा कंट्रोल किया गया था अभी तक। जब इसे इस बारे में पता चलता है तो कहने लगते हैं कि मैं इतने बार मर चुकी हूँ तो मुझे इसकी आदत सी पड़ चुकी है। तो एलिस उससे कहने लगते कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम लोग बाद में वापस मिलेंगे, और वो उसकी तरफ कूद जाती है और कहने लगती कि अच्छा तो ये जो मॉन्स्टर है वो डेफिनेटली मुझे निकलने के बारे में कोशिश करेगा, और उस मोमेंट पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना है और उसके बाद इस मॉन्स्टर के कोर पर जाकर पहुंचकर इस स्टोन को ब्लास्ट कर देना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारने नहीं वाली। और एलिस थ्रो कर देती है उस मॉन्स्टर के मुंह में। जब वो वहां से जा रही होती है और कह रहा है, उसे बताया जाता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो टॉप ग्रेड का स्टोन है वो डिस्ट्रॉय कर देगा इस मॉन्स्टर को इसके अंदर से, तो तुम डेफिनेटली मारी जाओगी। तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा, और हमें इस बात के लिए श्योर भी नहीं है कि ये ट्रिक काम करेगी भी या नहीं करेगी, लेकिन इस मास्टर नाइटमेयर के द्वारा तुम्हें स्वॉर्ड निकल जरूर दिया जाएगा, ये हमारे लिए गेमबल से कम नहीं है। और वो जाते जाते कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमार नहीं मानने वाली, मैंने काफी इधर झेल लिया है, काफी इधर मर चुका है, मुझे यहाँ पर रहते रहते काफी समय हो चुका है। और जब वो उसके अंदर जाती है तभी अचानक से वो किसी को महसूस करती है और पता चलता है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसके मॉम डैडी ही होते हैं। इसको देखकर वो वहीं पर रोना चालू कर देती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है, उसके आंसू निकल पड़ते हैं। और वहां पर उसे एक कोर दिखाई देता है उस मॉन्स्टर का, उस कोर की तरफ जाते हुए उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं कि अब हमें उसकी बच्ची बड़ी जो हो गई है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और तुरंत उस पर अटैक करने के लिए अपने उस मैजिक स्टोन को उसके कोर पे तरफ थ्रो कर देती है, जिससे कि वहां पर एक ब्लास्ट होता है, उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर के पास इतना धमाका होने में लगे होते उसकी बॉडी वहीं बाहर की दुनिया में हमारा एमसी उसके साथ फाइट करने में लगा हुआ है अभी भी। और मैंगजिन यहाँ पर जो ईविल वाली मैंगजिन होती है वो काफी ज्यादा एनर्जी बॉल को इकट्ठा करने लगती है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और सारी की सारी बॉल्स को एलिस पर थ्रो कर देती है ताकि वो एलिस को मार सके और एमसी को चकमा दे सके। लेकिन एमसी एलिस को कुछ भी नहीं होने दे सकता, तो उसे बचाने के लिए उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और शील्ड की तरह उस एलिस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि उसकी शील्ड में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है और हमारा एमसी उस पावरफुल अटैक को झेल नहीं पाता किसी तरीके से। लेकिन तभी एलिस को होश आता है, वो अपने एमसी को संभालती है और उससे कहने लगती है कि वाओ तुम तो मानना पड़ेगा, तुम्हें बुरी तरीके से इसके द्वारा पीट दिया जा चुका है। जिसे देखकर एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्यों नहीं ट्राई कर देखती हो, ये कंप्लीटली हमारी लेवल से बहुत पावरफुल है। तभी एलिस उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैंने इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं की है क्योंकि मैं उससे जीत नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो चीजें अंदर थी उसका ख्याल तो मैंने रखा कम से कम। जहाँ पर हमारा एमसी उसका धन्यवाद देता है और उससे क्या लगता है कि मैंने अभी अभी देखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिससे मेरी परमिशन अनलॉक हो चुकी है। इसको देखकर एलिस खुश होती है और उससे कहने लगती है कि अब तुम अपनी पावर दिखा दो इस भड़वी को, बता दो तो कौन पावरफुल है यहाँ पर, कौन तुम्हारा बाप कौन अम्मा है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहने लगता है कि सेलेस्टियल अथॉरिटी है वो अनलॉक हो चुकी है, अब तुम यहाँ पर नॉर्मली यूज कर सकते हो अपने सेलेस्टियल अथॉरिटी परमिशन को। तो एलिस वहाँ पर चिल्लाते हैं उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर बच के दिखाना मुझसे, अभी अभी तुम यहाँ पर बहुत चालाक बनने में लगी हुई थी, बहुत एरोगेंट होने में लगी हुई थी, अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार अब ये क्या अंधा क्या कर सकता है। तुम
पागली फ्रीक कहीं की, तुम अपनी नेक यानी कि अपनी गर्दन तैयार कर लो और इंतजार करो, हम डिस्ट्रॉय करने के लिए आने में लगे हुए हैं। हे कुरेन, तुम किसका इंतजार करने में लगे हो? तुम आखिरकार इसे दिखाओ कि सुपर पावरफुल सेलेस्टियल पावर अनलिमिटेड मूव को, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इसकी बैंड बजा देना, धो देना, धोती फाड़ के रूमाल कर देना इसका। ये देखकर एमसी घबराता है और उससे क्या लगता है, क्या तुम इस बारे में भूल चुकी हो कि जो सेलेस्टियल पावर है उसे 1 वीक का कूल डाउन लगता है और ये ऑलरेडी अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। जब ये बात एलिस को पता चलती है तो भाई इसके तोते उड़ जाते हैं कहते पूरी तरीके से, क्योंकि अभी अभी इस मॉन्स्टर को इसने इतनी गालियां दी थी ना कि वो मॉन्स्टर को भी गुस्सा आने लगती है इस पर और अटैक करने के लिए आ जाता है वो मॉन्स्टर उस पर और कहने लगती है मैंगजिन कि बकवास करना बंद करो, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ तुम्हारी इतनी ज्यादा बकवास से और जल्द अब मैं तुम्हें मार देती हूँ यहीं पे। जिसे देखकर एलिस की फट जाती है और वो वहीं पर डरकर रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि यहाँ के हमारा जो दुश्मन है वो अपना अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करने वाला है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेरी सेलेस्टियल अथॉरिटी है वो लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। और तभी वो अपनी उंगली आसमान में दिखाता है तो वहां पर जो स्पेस होता है वो अजीब सा होने लगता है और बताता है कि यहाँ पर सिर्फ अकेली एक ही चीज नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। ये देखकर एलिस पूछती लगती है कि दरवाजा क्यों खोल दिया तुमने यहाँ पर मैगजीन उस पर अटैक करती है और इससे कहने लगती है कि तुम्हें कियोस में वापस लौट जाना चाहिए और वो अटैक वाकई में पावरफुल है। जब एक भयानक अटैक उनकी तरफ बढ़ने में लगा हुआ तो दरवाजे से कोई चीज बाहर आती है, जिसे देखने के बाद मैगजीन पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं। उससे लगता है कि व्हाट, ये क्या बवासीर है। तो एमसी खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में काफी समय तुम्हारा इंतजार करने में लगा हुआ था, अगर मैं और इंतजार करता तो शायद तुम मुझे ही मार देती। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहती है वहां आने के बाद प्रिंसेस और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ है, तो बिना मुझे बताए हुए इस वर्ल्ड में आ चुके हैं, तुम पिटने के लिए बिल्कुल डिजर्व करते हो, तुम तो इसी लायक हो, तुम्हें तो पिटना चाहिए, धो भाई धो धो के पिटना चाहिए तुम्हें। और जब वो आकर देखती है प्रिंसेस तो पता चलता है कि जो एलिस है वो हमारे एमसी के साथ गले लगी हुई है, जिसको देखकर उसका मूड खत्म खराब हो जाता है और क्या लगता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। इस बात को लेकर वो दोनों के दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और डर के मारे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इससे क्या लगता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, रियली में कुछ भी नहीं किया है। और भाई साहब इनकी देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई चीटिंग करने में लगा हुआ और इसकी वाइफ ने चीटिंग करते करते से पकड़ लिया हो। और खैर वो सब तो एक मजाक था। तो एमसी से क्या लगता है कि हमने कंप्लीटली हमारी सिर्फ और सिर्फ भाई बॉस और वर्कर वाली रिलेशनशिप और कुछ भी नहीं, लेकिन अभी भी प्रिंसेस मानती नहीं है, उसे घूरना जारी रखती है और कहने लगती है कि यहाँ पर एक मुझे साकिबस की स्मेल क्यों आने में लगी है तुम्हारे ऊपर से, लगता है कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। और जैसे ही वो एलिस की तरफ घूरकर देखती है तो एलिस की डर जाती है और वो उससे पूछती है प्रिंसेस एलिस से कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, अगर तुमने वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो जैसे कि तुमने किसिंग वगैरह जैसा कुछ काम किया है क्या। तो एलिस डर जाती है और पीछे भागते कहने लगती है कि हाँ तुम मजाक कर रही हो के। और इस मॉन्स्टर को इनके द्वारा जब पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है तो उसे काफी गुस्सा आती है और उससे कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी है कि तुम किसे इग्नोर करने में लगी, तुम हो कौन बे, कहाँ से आ गई, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम सभी को एक साथ ही फिनिश कर देंगी। और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है अपने हाथों में, जहाँ पर वो बताती है प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैंने स्वॉर्ड सेंट को फॉलो करने में लगी हुई थी और उनके मूव्स को सीखने में लगी हुई थी यहाँ आने से पहले, और जो मूव अभी मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ इसको किलिंग स्वॉर्ड नाम से जाना जाता है और ये कंडेंस करता है किलिंग इंटेंट को इस स्वॉर्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और जितना ज्यादा किलिंग इंटेंट होगा पावरफुल उतनी ज्यादा इसकी पावर होगी। ये बात सुनने के बाद एमसी कंफ्यूज और उससे पूछता है किलिंग इंटेंट तुम किसके बारे में बात कर रही हो। यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि मैं कंपेयर करें अगर मेरे करंट किलिंग इंटेंट को तो चलो देखते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल है, और तभी अपनी स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर की तरफ एक पॉइंट करती है और उसके बाद वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर देती है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस मॉन्स्टर के बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है इसके साथ। और पूरी तरह से सोचते हुए कंफ्यूज होते हुए पसीने पसीने आ जाते हैं और क्या पूछती है कि तुम हो कौन बे जो इतनी पावरफुल है जिसने इसके बीच में से 2 टुकड़े कर दिए फाड़ के। और वो वही मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर का स्वाहा हो जाता है और जब उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े होते हैं तो वो मॉन्स्टर वहीं पर जाकर गिर जाती है यानी कि लियू मैंगजिन। और इतना पावरफुल अटैक देखने के बाद एलिस की कदम फट जाती है और वो घबराते उससे कहने लगती है कि वाओ ये अटैक तो वाकई में पावरफुल था। और जब वो ऐसे अटैक को करती है तो वहीं पर वो जाकर बेहोश होकर गिर जाती है। इसको देखकर एलिस और भी शॉक होती है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर अभी भी क्या हुआ और आखिरकार ये बेहोश क्यों हो चुकी है। तो एमसी उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि स्वॉर्ड सेंट की जो स्वॉर्ड टेक्निक थी वो काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है कि वो इसका इस्तेमाल करने में भी कामयाब रही, इसके कारण इसकी जो कंप्लीटली इसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जहाँ पर उसे होश आता है और उससे पूछने लगती है कि चेन करो, आखिरकार मेरा सर की घूमने में लगा हुआ है, तुम मेरी मदद करो, मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ। जहाँ पर एलिस उससे पूछती है कि सिस प्लीज इसके बारे में भूल जाओ, वो 2 स्ट्राइक तुमने अभी अभी जो दिखाई थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा पावरफुल थी और मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर पक्का मारी गई होगी। तभी ऐसा कहते हुए पीछे से वो मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है, जहाँ पर हमारा एमसी समझाता है और उससे कहना लगता है कि हे एलिस इस तरीके के शब्द कहना तुम पहले बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता भी है कि तुम इस तरह से फ्लैग्स को रेज करने में लगी हुई हो, जैसे कि बॉस मर चुका है, स्पेशली जब तुम कहने में लगी इस तरीके से कि वो मर चुका है तो
वो वापस जरूर आता है जिंदा होके। लेकिन पता चलता है कि भाई मॉन्स्टर तो वाकई में वापस से आ चुका है और वो कहने लगती है वहाँ पर लियू मैंगजिन मरने के बाद भी कि तुम पूरी तरीके से यूजलेस। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हराने में कामयाब रहोगी, जिसे देखकर वो और भी डर जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, ये अभी तक मरी क्यों नहीं है। तो हमारा एमसी जो शांत करते हैं उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से कपकपाना बंद करो और मेरी मदद करो इस कोइन का, यानी कि इस प्रिंसेस का ख्याल रखने के लिए। तो एलिस उससे कहने लगती है कि हे, क्या तुम वाकई इस बात को लेकर श्योर होते हो, तो शांत कैसे हो सकते हो तुम। जहाँ पर एलिस उससे बोलती है एक्चुअली मुझे पहले से ही पता था कि एक प्रिंसेस का काम नहीं चलने वाला, तो मेरा विश्वास करो, मैं ऐसे और भी एक और बार मार सकती हूँ। तो हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ता है और उससे कहने लगता है कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो किलिंग स्वॉर्ड की पावर थी वो ऑलरेडी काफी सफिशिएंट थी, लेकिन अगर तुम वाकई में से हराना चाहती हो, भले तुम 10 बार अटैक क्यों ना कर दो, तुम उसे फिर भी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कमजोर होती जाओगी रिपीटेडली, लेकिन तुम कंप्लीटली इसे नहीं मार पाओगी। ये बात सुनकर एलिस भी कंफ्यूज और उससे पूछते कि तुम बकवास करना बंद करो, तुम मुझे जल्दी बताओ कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, और जो भी मेथड तुम्हारे पास है तुम उस मेथड का तुरंत इस्तेमाल कर लो इसके रिकवर होने से पहले। तो ये फोटो बाहर निकालता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें अभी भी याद है कि आखिरकार मैंने तुमसे पहले क्या कहा था, जो जिस वर्ल्ड के अंदर हम लोग मौजूद हैं वो लियू मैंगजिन का एक ड्रीम वर्ल्ड है। ये बात सुनकर एलिस उससे पूछती है कि या तुमने ऐसा कुछ कहा तो था, क्या तुमने ऑलरेडी हम लोग बाहर नहीं आ चुके हैं इस वर्ल्ड के अंदर से, और हमने एक साथ इसका मुकाबला किया था। जहाँ पर एलिस उसे हमारा एमसी एलिस को बताता है और उससे कहते हैं कि रियली में ये बात नहीं है, जिससे पहले कि तुम यहाँ पर बाहर आई थी तो मैं इस मॉन्स्टर से फाइट करने में लगा रहा था काफी समय से, और मुझे तब इस बारे में पता चला कि ये जो चीज की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज़्यादा अनस्टेबल है, इसकी जो एबिलिटीज है वो नॉर्मल लॉजिक को भी फॉलो नहीं करती हैं, और इवेंचुअली असेंशली अगर देखा जाए तो ये काफी ज़्यादा सिमिलर है उन चीजों से लेकर जैसे कि ड्रीम स्पेस में वो अचानक से पैदा हो जाती है ना चीजें, उस तरीके से बस उनसे थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इसकी एनर्जी और कुछ नहीं। जिसे देखकर प्रिंसेस तुरंत समझ जाती है और उससे कहने लगते कि ओह तो ये एक डबल ड्रीम है, और हमारा एमसी तुरंत बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था तुमसे, तुम मुझसे तुरंत समझ गई यही बात दरअसल। तो मैं सच बताऊं तुम्हें असलियत बात यह है कि जो पूरी जो एंटायर सिचुएशन है सीलिंग स्प्रिट टाउन है वो एक्चुअली में लियू मैंगजिन की कॉन्शियसनेस का वर्ल्ड है, खुद का वर्ल्ड है। ये जो प्लेस जिस प्लेस के अंदर हम लोग मौजूद है जहाँ पर हम पहले गए थे वो एक डीप कॉन्शियसनेस थी उस वर्ल्ड के अंदर आई मीन वर्ल्ड के अंदर एक वर्ल्ड है। तो सीधी सी बात है इस वक्त वो ड्रीम के अंदर ड्रीम है तो सेकंड वाली ड्रीम पर है, थोड़ा समझ देना, दिमाग लगा लो। और जिस वक्त हम प्रेजेंट में करंटली मौजूद है वो एक सरफेस कॉन्शियसनेस है इस ड्रीम वर्ल्ड की, जैसे इविल स्पिरिट ने कंट्रोल कर रखा हुआ है। जब तक हम उस मेन वाली कॉन्शियसनेस को यहाँ से जगा नहीं देते तब तक इसे हराना नामुमकिन है, और इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका, अगर हम लोग मेन वाली को जगा देंगे तो जो ईविल वाली है वो कमजोर हो जाएगी, फिर उससे हम आसानी से निपट लेंगे। और लाइट लगा कर जलाने लगता है और उससे कहने लगता है एलिस से ये सब चीज़ें। तो एलिस कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि आखिरकार हम उसे जगाएंगे कैसे, ये ऑलरेडी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तो एमसी उस फोटो को जलाते हैं, उससे कहने लगता है कि ये काफी ज़्यादा आसान है हमारे लिए, बस हमें ये करना। और जैसे ही वो फोटो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होती है तो आवाज आती है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, किसने मेरी फोटो को जलाया। और पता चलता है कि वहाँ पर मैंगजिन वापस से आ जाती है और उससे कह रही होती है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया है, ये तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी मेरे लिए। यहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि खैर हमारे लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी और हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमें थोड़ा बहुत तो समझ रहे ना ये सब करना पड़ा तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड में। अब तुम्हें तो पता ही हो कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होने में लगी हुई है। ये बात सुनकर वो तुरंत चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो करंट कल्प्रिट है जो कि मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, टॉर्चर किया इतने सालों से, कोई और नहीं बल्कि मैं ये है, मैंने सही कहा। ये देखने के बाद ईविल वाली मैंगजिन काफी शॉक हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने इसे बाहर लाने में कामयाब कैसे रहे। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि क्योंकि जो इस वर्ल्ड का जो ओनर है वो तुम कभी थी नहीं, बल्कि मैं जो लियू मैंगजिन है वो थी। तो इमेजिन करो अगर ये पिस्टल, तो लियू मैंगजिन तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि ये पिस्टल तुम्हारे हाथों में है वो इतनी पावरफुल है कि वो किसी को भी मार सकती है, चाहे वो लिविंग चीज़ हो चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ हो, और पूरी तरीके से किसी भी डायमेंशन में ही क्यों ना मौजूद हो पूरी तरह से एक्सटेंशन को मिटा दी जाएगी। और उसके बाद उसे कई सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जैसे वो ईविल वाली लियू मैंगजिन है वो मॉन्स्टर को समन करने लगती है अपने ड्रीम वर्ल्ड, और कई सारे मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तो एलिस उन्हें देखकर काफी डर जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम कॉन्ट्रडेट, वाकई में देखा जाए तो वो इधर उधर झपट्टा मारना चालू कर देता है। तभी हमारा एमसी उसके हाथों पर गन पकड़ाता है और उससे लगता है कि ठीक है तो मैं जैसा मैंने तुमसे कहा है तो वैसा ही करना होगा। और तभी मैगजीन मान जाती है उस बात को करने के लिए और तुरंत शूट करने के लिए रेडी होती है और सोचने लगती है कि किस तरीके से हराया जाए और सब कुछ इस पिस्टल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा इमेजिनेशन करती है। एमसी उससे कहने लगता है कि एक बात का ख्याल रखना कि अगर ये शॉट वाकई में काम कर गया तो शायद तुम भी यहाँ पर मारी जाओगी। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बंदी को अपने साथ लेकर मरूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वो वापस से पूरी अपना मन बना लेती है और कहने लगती है कि ठीक है चलो हम लोग इसे शूट करने के लिए रेडी हैं। और तभी वो जैसे ही बुलेट चलाती है तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो मॉन्स्टर मारी जाती है और कई सारे उसे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि इसका कोर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, वर्ल्ड तुमने क्लियर कर लिया है। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जहाँ पर आसपास कोई टाउन था वो वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है।
तभी वहाँ पर हमें किसी को प्रे करते हुए दिखाया जाता है किसी की टॉम के सामने, और एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है कि तुम फाइनली सक्सेस हो चुकी। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो भाई, जहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं, उसे बताते हैं कि जो लियू मैंगजिन है वो डिजिग्नेस 8K8 लेवल 3 हेवनली डाउ एनफोर्सर है। तुम्हें पता नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन हम लोग यहाँ पर उस वक्त मिसिंग हो गए थे जब हमें करप्टिंग फोर्स का सामना करना पड़ा था इस वर्ल्ड के करप्शन वर्ल्ड में, आई मीन इस स्मॉल वर्ल्ड में। फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट खो दिए थे इस वर्ल्ड के, जिसके कारण ये यहीं पर फंसी रह गई। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि हेवनली डाउ एनफोर्सर ये भी मेरी तरह ही थी इसका मतलब। जहाँ पर वो लड़की उससे बोलने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपने फॉर्मर कलीग को ढूंढने में कामयाब रहे हो। भले ही तुमने इसकी जो ऐसे पूरी तरीके से फैल चुकी है इधर उधर तुमसे मिलने के बाद, लेकिन फिर भी मुझे जानकर काफी अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, sayonara एंड सनिंग आउट। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को पता चलेगा कि आखिरकार ये है कौन और इसकी बैक स्टोरी के बारे में। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप बस अपना सपोर्ट इस तरीके से दिखा सकते हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाओगे। तो बाय बाय गाइस।